अच्छा, सबसे पहले तो हम अगर अमेज़ोन पे सेलिंग करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी फील्ड कौन सी कैटेगरी में आती है। मीन कि हम अमेज़ोन पे सेलिंग कर रहे हैं तो हम जो है एज एन एक ई कॉमर्स मीन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम जो है लोगों को सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या अपनी कोई भी सर्विसेज हैं वो सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि ई कॉमर्स है क्या और वो वर्ड कहाँ से निकला है। ई कॉमर्स का वर्ड बेसिकली कॉमर्स के वर्ड से निकला है, जिसका मीन है कि एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स मीन कि कोई भी एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग की, मीन के चाहे वो फिजिकली हो रही है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली, मीन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, फेसबुक पे, किसी मार्केट प्लेस पे, कहीं भी अगर बाइंग या सेलिंग की कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो कॉमर्स की कैटेगरी में आएगी। और जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, मीन फेसबुक, अमेजोन, या फिर आप पाकिस्तान में सेल करते हैं, दराज पे सेल करते हैं, या किसी अपनी वेबसाइट पे जब सेलिंग करते हैं, तो वो जो सेलिंग है वो आपकी ई कॉमर्स की कैटेगरी में आएगी। ई कॉमर्स मीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मीन के आप जो है बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, डेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। उसके बाद ई कॉमर्स की भी दो टाइप्स हैं, एक है बिजनेस टू बिजनेस और एक बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस क्या होती है कि जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को अपनी प्रोडक्ट सेल करता है या अपनी सर्विसेज सेल करता है, कोई भी इसमें मीन प्रोडक्ट हो सकती है, सर्विसेज हो सकती हैं। अब जैसे एक फिजिकल बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस में जब कोई मैन्युफैक्चरर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देता है तो वो एक्टिविटी क्या है कि उसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम ई कॉमर्स में आते हैं तो ई कॉमर्स में भी हमारे पास जो है बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज हो रही होती हैं। जैसे हम मैं कुछ प्लेटफॉर्म का जिक्र करूंगा, जैसे alibaba.com है, ठीक है। तो ये एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो जिस पे बिजनेस या मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, वो दूसरे बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो उनकी प्रोडक्ट, मीन के इसे आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, जब भी आप या कोई मैन्युफैक्चरर या कोई बिजनेस अपनी प्रोडक्ट सेल करता है और वो जो बायर है उस केस में अगर वो एंड यूजर नहीं है, तो डेट एक्टिविटीज इज कॉल्ड बी टू बी या बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। और बिजनेस टू बिजनेस में अगर हमारे पास जो है मोस्ट रिनाउंड प्लेटफॉर्म है वो अलीबाबा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स में जो है, बिजनेस टू कंज्यूमर जो है वो ई कॉमर्स में जैसे दराज है, दराज पे क्या होता है कि डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं, वो अपनी प्रोडक्ट जो है एंड एंड यूजर को बेच रहे हैं, ठीक है। मीन कि उनकी प्रोडक्ट डायरेक्टली एक एंड यूजर को, या जो बंदा उस प्रोडक्ट को यूज करेगा अगर वो उसे सेल कर रहा है, तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर एक्टिविटी, ठीक है। सेम आप इसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे फिजिकली रिटेल स्टोर्स हैं, ठीक है। वो अपनी प्रोडक्ट एंड यूजर को, या कस्टमर उनके जो होते हैं वो एंड यूजर हैं, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं, तो उस एक्टिविटी को आप कह सकते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। और जो है जब एक मैन्युफैक्चरर किसी दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट सेल करता है तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स। अब स्पेसिफिकली हम देखें कि ई कॉमर्स के चैनल्स कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है मार्केट प्लेसेस। अब मार्केट प्लेसेस क्या होती हैं कि जैसे कोई भी वेबसाइट है, जब उसने अपने आप को इतना एक्सपेंड कर लिया कि वो डिफरेंट सेलर्स को जो है वो सेलर्स को डिफरेंट सेलर को कहता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आएं, मेरे पास इतनी ट्रैफिक ऑलरेडी अवेलेबल है और आप अपनी प्रोडक्ट को मेरे प्लेटफॉर्म पे सेल करें, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं हम मार्केट प्लेसेस, जैसे अमेजोन है, ईबे है, ऑटो, जोलैंडो और वॉलमार्ट या द्रास, ठीक है। ये डिफरेंट जो हैं वो मार्केट प्लेसेस हैं। जब एक वेबसाइट बहुत बड़ी हो जाती है, वो डिफरेंट सेलर्स को बुलाती है कि आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे आके सेल करो, तो वो मार्केट प्लेस कहलाती है, ठीक है। ई कॉमर्स में उसे मार्केट प्लेसेस कहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। तो ये सारी जो सेलिंग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्लेटफॉर्म है, इन्हें हम कहते हैं ये चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स है, कि मीन के ई कॉमर्स की कैटेगरी में सारे आते हैं, ठीक है।
अब ये है कि वाई टू चूज ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इन जर्मनी। अगर हम जर्मनी में देखें तो 2012 से 2019 तक जो ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है जर्मनी में, वो 75% जो है उसकी ग्रोथ हुई है। मीन के 2012 में ई कॉमर्स से जो लोग बाइंग कर रहे थे, मीन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो लोग परचेजिंग कर रहे थे, ठीक है, कस्टमर बाइंग कर रहे थे, उनकी 2012 में उसका रेवेन्यू था ईयरली 27.6 बिलियन। और 2019 में वो 75% इंक्रीज होकर 65 बिलियन यूरोज तक पहुंच गया। और अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि 2023 तक ये जो रेवेन्यू है ई कॉमर्स के थ्रू सेल्स का, वो 84 बिलियन यूरोज तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जर्मनी जो है यूएसए यूएसए के बाद, अब अमेजोन की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो अमेजोन की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस यूएसए है। मीन के वो कंट्री भी बड़ा है, उसमें जो है पॉपुलेशन भी उनकी ज़्यादा है, और लोग जो है अमेजोन पे ट्रस्ट करते हैं और प्रेफर करते हैं कि अमेजोन से बाइंग करें। अब यूएसए के बाद अगर कोई बड़ी मार्केट है यूरोप में, तो वो है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में 65 मिलियन पीपल्स हैं, जिनमें से 80% जो पॉपुलेशन है ना, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बाइंग करना प्रेफर करती है, और रेगुलर बेसिस वो बाइंग करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि जर्मनी में ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस जो हैं बड़ी कौन कौन सी हैं, सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है हमारे पास amazon.de। और इसका जो है टर्नओवर 2020 का वो 1386 जो है मिलियंस में, आई थिंक मिलियन यूरोस में होना चाहिए ये, ठीक है। इसी तरह उसके बाद जो मार्केट प्लेस आती है, ऑटो है, जोलैंडो है, तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो जर्मनी में सेलिंग कर रहे हैं। और उनके उनके साइज वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो है वो इस टाइम जर्मनी में अमेजोन है। अब अमेजोन है क्या, जैसे हमने डिस्कस किया कि सेम जैसे फिजिकल मार्केट प्लेसेस में एक बिजनेस टू बिजनेस कुछ मार्केट प्लेसेस होती हैं, और कुछ मार्केट प्लेसेस होती हैं जो बिजनेस टू कस्टमर होती हैं, ठीक है। बिजनेस टू कस्टमर को हम कहते हैं रिटेलर भी कहते हैं। तो अमेजोन जो है रिटेलर भी है, और ये बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज भी अलाउ करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। बट अगर इसका देखा जाए रेवेन्यू, तो इसका मोस्टली रेवेन्यू या इसके साइज के हवाले से ये ऑनलाइन रिटेलर में सबसे बड़ा रिटेलर इस टाइम जो है यूएसए या जर्मनी या यूरोप में सबसे बड़ा रिटेलर कंसिडर किया जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अमेजोन के पास इस टाइम 300 मिलियन कस्टमर्स हैं जिनके अकाउंट्स इस टाइम अमेजोन पे एक्टिव हैं। मीन के 300 मिलियंस यूजर्स जो हैं उन्होंने अमेजोन पे अपने अकाउंट बनाए हैं, और 180 प्लस कंट्रीज में अमेजोन इस टाइम सर्विसेज दे रहा है। इस टाइम अगर देखा जाए यूएसए या यूरोप या किसी भी कंट्री में कोई भी ऐसी मार्केट प्लेस नहीं है जो इतनी ज्यादा कंट्रीज में फैली हो और जिसके पास इतने एक्टिव कस्टमर हो। अब 300 मिलियन एक्टिव कस्टमर में से 150 प्लस जो है 150 मिलियन कस्टमर्स ऐसे हैं जो प्राइम मेंबर है। अब प्राइम मेंबर अमेजोन पे कौन से होते हैं, मैं इस टाइम जो है बात कर रहा हूँ कस्टमर्स की। कस्टमर्स में ही अब कुछ कस्टमर्स हैं जिसे अमेजोन कहता है ये मेरे प्राइम मेंबर्स हैं। अब प्राइम मेंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम मेंबर वो होते हैं कि ऐसे कस्टमर्स जो अमेजोन पे मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। अमेजोन 12 to 15 डॉलर या 15 यूरोस में अपने कस्टमर को एक सब्सक्रिप्शन देता है, और जो पर्सन या जो कस्टमर अपने अकाउंट पे वो मंथली सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर लेता है उसे अमेजोन कहता है ये प्राइम मेंबर है। अब प्राइम मेंबर के लिए अमेजोन ने कुछ बेनिफिट रखे हुए हैं। फर्स्ट तो बेनिफिट ये है कि वो पूरे मंथ में जितनी भी बाइंग करेगा अमेजोन उसे शिपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। मीन कि आपने मंथली अगर $15 या $15 यूरो स्पेंड करके मेंबरशिप ले लिए, अमेजोन के प्राइम मेंबर्स बन गए हैं या प्राइम कस्टमर्स बन गए,
तो आपको पूरे मंथ में अमेजोन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शिपिंग देगा। जो भी प्रोडक्ट बाय करेंगे उस पर शिपिंग आपको फ्री मिलेगी। सेकंड क्या होगा कि आपको सेम डे डिलीवरी मिलेगी। अगर सेम डे डिलीवरी आपको नहीं मिलती तो आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। तो ये मेन बेनिफिट्स हैं कि अगर अमेजोन पे आप एज ए प्राइम मेंबर रजिस्टर होते हैं तो आपको शिपिंग भी फ्री मिलेगी हर ऑर्डर पे, और आपको सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी आपको अमेजोन ऑफर करेगा, ठीक है। अब इसका अमेजोन का अगर हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है, और इसका जो सीईओ है वो जेफ बेजोस है। ओवरऑल अगर अमेजोन की सेल्स देखें तो अमेजोन पे इस टाइम ओवरऑल जो है 386 बिलियन डॉलर्स की जो है वो 2020 में सेल्स कंसीडर की गई थी। इसके बाद जो है कोविड वगैरह आया तो वो सेल्स अप्रोक्सीमेटली जो है उसकी अगर डबल नहीं हुई तो अप्रोक्सीमेटली 60-70% जो है उसकी सेल्स बढ़ गई हैं। अब ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेजोन ने अपने जो है वो डोमेन लॉन्च किए हुए हैं। अब मैंने जैसे डिस्कस किया कि अमेजोन इस टाइम 180 प्लस कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका ये मीन नहीं है कि अमेजोन ने हर कंट्री में जाके अपने प्लेटफॉर्म या अपने डोमेन को एक्टिव किया है। जब हम बात करते हैं कि अमेजोन यूके की, तो डेट मीन्स कि अमेजोन ने यूके में अपनी डोमेन लॉन्च की हुई है या अपनी वेबसाइट लॉन्च की हुई है, ठीक है। अमेजोन यूके मीन amazon.co.uk। जब मैं जर्मनी की बात करता हूँ तो डेट मीन्स के amazon.de। मीन के ये कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जिनमें से 6 4 10, ये अराउंड 15 to 20 के अराउंड जो है कंट्रीज हैं जिसमें अमेजोन ने प्रॉपर उन कंट्रीज के रिलेटेड वेबसाइट लॉन्च की हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं यूरोप में देखूँ तो अमेजोन इस टाइम यूके में अवेलेबल है, जर्मनी में है, फ्रांस, इटली, स्पेन और नीदरलैंड में। अब यूरोप में इन 5 से 6 मार्केट प्लेसेस में अमेजोन ने क्या किया कि प्रॉपर अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, और वो कस्टमर जब यूके का कस्टमर है तो 1 मिनट दीजिए। ठीक है, तो इसमें एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि जब एक कस्टमर अगर यूके में रहता है तो वो जब अमेजोन पे बाइंग करने जाएगा तो वो amazon.co.uk जो है वो टाइप करेगा और उधर से बाइंग करेगा, ठीक है। जी, अब बेहतर है। अच्छा, तो इसमें मैं ये बता रहा था कि जब कोई यूके का कस्टमर होगा तो वो amazon.co.uk से जाके बाइंग करेगा तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो यूके से डिलीवर होगी। इसी तरह जर्मन का कस्टमर है तो वो amazon.de से जाके बाइंग करेगा और उसकी प्रोडक्ट लोकली जो है जर्मनी से जो है वो डिलीवर होगी। इसी तरह अब कुछ कंट्रीज हैं आयरलैंड या इस तरह की स्वीडन वगैरह, वो भी यूरोप में आएंगे। अब उधर के कस्टमर्स जो हैं उन उन कस्टमर्स को भी अमेजोन क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें भी प्राइम मेंबरशिप दे रहा है। बट वो उनके कंट्री में स्पेसिफिकली अमेजोन ने अपनी वेबसाइट नहीं लॉन्च की, बल्कि वो क्या करता है कि वो अपनी नेबरहुड उनकी जो कंट्री होती है वो उधर से उन कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मीन के कोई जर्मनी के साथ अगर स्टेट आ रही है, पोलैंड आ रही है, जैसे पोलैंड है तो वो पोलैंड के कस्टमर्स या लोग जब भी बाइंग करेंगे तो उनके ऑर्डर्स जो हैं वो amazon.de से जो है वो डिलीवर होंगे, ठीक है, वो जर्मनी से डिलीवर होंगे। तो बट ये है कि उसमें अमेजोन बेनिफिट उन लोगों को क्या देता है कि उनसे वो डिलीवरीज जो जर्मनी से पोलैंड तक डिलीवरीज हैं वो चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अमेजोन ने अपनी डोमेन प्रॉपरली लॉन्च की है, और बाकी कंट्रीज में अमेजोन क्या करता है कि किसी नेबरहुड कंट्री से अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच करता है या उन्हें उन्हें सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है।
अब ये कुछ जो हैं स्टैट्स हैं 2020 के, जिसमें उन्होंने बताया होगा कि अमेजोन पे टोटल ट्रैफिक कितनी थी और कौन सी कंट्री में। अगर आप ट्रैफिक वाइज भी देखें तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में 2.31 बिलियन कस्टमर जो हैं वो amazon.com पे विजिट करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो जर्मनी में सबसे ज्यादा जो है वो कस्टमर विजिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक amazon.com पे है, मेन के यूएसए में है, और उसके बाद जो है वो कस्टमर सबसे ज्यादा amazon.de पे है। उसके बाद आ जाते हैं कि बिजनेस मॉडल्स के अमेजोन पे जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, क्या वो एक ही मॉडल फॉलो कर रहे हैं या अमेजोन डिफरेंट मॉडल्स अलाउ करता है। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जिनका बजट है वो लेट से कि वो कहते हैं मैं 10, 15 या $20,000 या यूरो तक स्पेंड कर सकता हूँ। तो और उनकी प्रायोरिटीज भी डिफरेंट होती हैं, जाहिर है जिसका बजट अच्छा है तो वो कहता है मैं किसी अच्छे मॉडल में जाऊँ। उसके बाद कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कुछ सेलर्स होते हैं जिनके पास बजट कम होता है, 4,000, 5,000 या 6, 7,000 तक बजट होता है, तो वो कहते हैं कि मैं किसी ऐसे मॉडल में जाऊं जिसमें जो है इजीली मैं अर्निंग जनरेट कर सकूं या इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो इस टाइम जो है अमेजोन पे वेल रिनाउंड मॉडल्स हैं, वो इस टाइम 3 मॉडल्स चल रहे हैं। एक है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल, और एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, या इसे आप कह सकते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज से भी मिक्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हम बल्कि 4 मॉडल्स को डिस्कस कर लेंगे, ऑनलाइन आर्बिट्रेज को भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा मॉडल है। यहाँ पे मेंशन तो नहीं है बट मैं जो है इसे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अमेजोन प्राइवेट लेबल होता क्या है। ठीक है, अमेजोन प्राइवेट लेबल मीन के आप क्या करते हैं। अमेजोन प्राइवेट लेबल जो लोग प्राइवेट लेबल में काम करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, जिस भी कंट्री में वो सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब लेट्स से कि मैं एज अ सेलर जाना चाहता हूँ अमेजोन पे, तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं कौन सी कंट्री में सेल करूँ। ठीक है, मैं देखूंगा कि मेरा बजट क्या है, और बजट के हिसाब से मैं देखूंगा कि मैं अपने बजट के हिसाब से कौन सी कंट्री में लॉन्च कर सकता हूँ। क्योंकि जितनी ज्यादा मार्केट मार्केट का साइज बड़ा है उसमें सेचुरेशन ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपको उतना ज्यादा बजट चाहिए उस मार्केट में इन होने के लिए। ठीक है, सेम एज इट इज के आप अगर लोकली भी देखें तो किसी लोकल मार्केट में अगर आप एज अ सेलर जाना चाहते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो लोकल मार्केट में आपको जो है थोड़ा बजट चाहिए, लेकिन अगर आप बड़ी मार्केट में जाएंगे तो बड़ी मार्केट में आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बजट भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है, अगर प्राइवेट लेवल में जाना चाह रहे हैं, डिसाइड करना है कि मैं कौन सी कंट्री में सेलिंग करना चाहूँ। फिर आप अपना बजट देखेंगे और देन जो है प्राइवेट लेवल में आपने करना क्या है। ठीक है, आपने कंट्री डिसाइड करनी है। कंट्री डिसाइड करने के बाद आपने उस कंट्री में अपना ब्रांड या ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। ठीक है, जब आपका ब्रांड या ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा तो आप अमेजोन पे अपना अकाउंट वगैरह बनाएंगे और उस अपने ब्रांड के अंडर या उस ट्रेडमार्क के अंडर आप जो है प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस मॉडल में क्या होगा कि ये आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करवानी है, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करवानी है, आपने उसकी ब्रांड अवेयरनेस भी करनी है। मीन्स के आपने एक ब्रांड को स्क्रैच से लेके चलना है और उसी ब्रांड को आपने बिल्टअप करना है। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे लेट्स से कि एडिडास है, तो एडिडास के ऑनर ने क्या किया कि उसने अपना ब्रांड या ट्रेडमार्क किसी स्पेसिफिक कंट्री में रजिस्टर करवाया। फिर जो भी प्रोडक्ट उसने सेल करनी स्टार्ट की उसने एडिडास के अंडर सेल करनी स्टार्ट की। ठीक है, अब उस बंदे के पास राइट्स है कि कोई और पर्सन उसके ब्रांड को सेल करे या ना करे, ये अब वो पर्सन डिसाइड करेगा कि आया मैं चाहता हूँ तो कोई बंदा मेरे ब्रांड के अंदर अंडर सेल करे या ना करे। ठीक है, तो प्राइवेट लेवल में मीन के आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप चाहें तो किसी को अलाउ करें कि वो आपके ब्रांड के अंडर सेल करे, आप नहीं चाहते तो कोई बंदा आपके ब्रांड के अंडर सेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट लेबल का बेनिफिट ये है कि जब आप एक प्राइवेट लेबल में ब्रांड रजिस्टर करवा के उसके अंडर प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और उन प्रोडक्ट को जो है वो सेल्स वेलोसिटी या उस ब्रांड को बिल्डअप करते हैं तो वो आपका एक एसेट बिल्डअप हो रहा है, वो ब्रांड आपके नेम के अंडर रजिस्टर्ड है।
आप लेट से के 2 साल 3 साल 4 साल उस ब्रांड को रन करते हैं, आप रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रहे हैं, बट एक स्टेज ऐसी आती है आप कहते हैं नहीं मैं इस अपने एसेट को जो है सेल करके मैं कोई और काम करना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो उस स्टेज पे आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, डेट मीन्स कि वो आपका एक एसेट बना हुआ है, सेम एज इट इज जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बाई की या कोई आपने लोकल बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो आप 4 5 ईयर अगर बिजनेस को रन करते हैं, आपका बिजनेस अच्छा रन हो जाता है, तो आप अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जब प्राइवेट लेवल में अपना ब्रांड जो है वो बिल्ट अप कर लेंगे और आप उस बिजनेस को फ्लिप करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो आप जो है नॉर्मली कि जो प्राइवेट लेवल के बिजनेसेस हैं जो सिर्फ अमेजोन पे या अपनी वेबसाइट वगैरह पे सेल कर रहे हैं, उनकी जो वर्थ होती है वो वर्थ कैलकुलेट की जाती है कि ये बिजनेस लेट से कि $2000 पर मंथ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर एक बिजनेस ऑनलाइन या अमेजोन पे $2000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो आप उस बिजनेस को 2000 इंटू 30 टाइम्स या 40 टाइम्स तक आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर वर्थ कैलकुलेट की जाती है कि आपने अपने ब्रांड को जो है वो कितना जो है ब्रांड की अवेयरनेस कितनी क्रिएट की है, और उस ब्रांड की जो ऑडियंस है या कस्टमर्स हैं वो आपके पास कितने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपने अगर प्राइवेट लेवल ऐसे लोगों के लिए जो मीन के लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं या अपने एसेट को बिल्ड अप करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो अब प्राइवेट लेवल में होता क्या है कि जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपने ब्रांड रजिस्टर करवाया, जाहिर है उस पर भी एक्सपेंसेस आए, आपने कंपनी रजिस्टर करवाई, अमेजोन अकाउंट रजिस्टर करवाया, तो इसकी मेन कुछ एक्सपेंसेस आएंगे भी। जैसे ये बिजनेस मॉडल के लोग हैं ये तो ये से पढ़ चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें एक्सपेंसेस हैं। मीन अगर आप यूरोप में जाते हैं तो 400 500 यूरोज या पाउंड तक आप जो है यूरोप में इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह यूएस में जाएंगे तो यूएस में आप अराउंड $1000 के इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाएंगे, अमेजोन पे जो है वो लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, तो ये एक बजट आपका स्पेंड हो रहा है, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस में जब आपकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आपका कस्टमर नहीं है, तो आपके पास ऑर्गेनिक कस्टमर नहीं है, आपके ब्रांड की अवेयरनेस नहीं है, तो आप आपका मार्केटिंग पे ठीक ठाक बजट जो है वो स्पेंड होगा। जब आपका बजट मीन के स्पेंड होगा और आपकी ऑडियंस बिल्ट अप होने में टाइम लगेगा, मे बी 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ या 1 ईयर लग जाए, तो इस दौरान आपके एंड से जो है वो स्पेंडिंग ही हो रही है, आपको प्रॉफिट नहीं, इस ड्यूरेशन में आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मॉडल उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लोग अपना जस्ट एसेट बिल्ट अप करना चाह रहे हैं और उनकी जो किचन इनकम है वो स्ट्रीमलाइंड है, उन्हें ये इससे कोई गर्ज नहीं कि अगर मैं इस बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ 10,000 15,000 20,000, तो मुझे इस बिजनेस मॉडल से वन वन ईयर 6 मंथ या 8 मंथ प्रॉफिट ना भी आए, तो उस बंदे को इससे कोई जो है वो हर्ज नहीं होता, क्योंकि उसकी किचन इनकम स्ट्रीमलाइन हो रही है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं एक ऐसा बिजनेस मॉडल स्टार्ट करूं जिसमें आफ्टर 2 to 3 मंथ मुझे प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए फिर बिजनेस मॉडल में आ जाता है होलसेल बिजनेस मॉडल। अब होलसेल बिजनेस मॉडल क्या होता है, होलसेल बिजनेस मॉडल में आप एज अ रीसेलर एक्ट कर रहे होते हैं। मेन के आप क्या करते हैं, आप अपना अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह डोमेन लेते हैं और आप डिफरेंट ब्रांड्स को या सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो रीसेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अमेजोन पे करना चाह रहा हूँ या किसी वेब पे करना चाह रहा हूँ। तो आप एज अ रीसेलर बिहेव करते हैं, मींस कि आपने क्या करना है, आप किसी वेल रिनाउंड ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, उसे बोलेंगे कि मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ये मेरे स्टोर है, ये मेरी वेबसाइट है, तो मुझे आप अलाउ करें। अगर वो ब्रांड या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है आप किसी इस प्लेटफॉर्म पे जाके ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो देन आप क्या करते हैं, आप उस ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बाय करते हैं और वो अमेजोन पे आके लिस्ट कर देते हैं। अब इस मॉडल में आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही है और आप भी क्या करते हो, आप उसी लिस्ट पे आके बैठते हो और अपना मार्केट का शेयर जो है वो उसमें से ले सकते हो। अच्छा, इस मॉडल में और प्राइवेट लेबल मॉडल में ये फ़र्क है कि प्राइवेट लेबल में आप खुद ऑनर है, ठीक है।
आप अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो डेट आप खुद ही मैन्युफैक्चर भी करवा रहे हैं प्रोडक्ट को, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी उस मॉडल में जो है वो अच्छी है, वो 20 to 30% तक प्रॉफिटेबिलिटी उसमें होती है उस मॉडल में, अप टू 40% तक भी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है या सोर्सिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। जबकि होलसेल मॉडल में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नॉर्मली 10 to 15% तक जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, क्योंकि आप एज अ रीसेलर जा रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, ठीक है। तो जो भी ब्रांड आपको अपनी प्रोडक्ट दे रहा है वो अपना कमीशन या अपना प्रॉफिट रख के आपको सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये मॉडल जो है उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, और सेकंड ये है कि जो लोग शॉर्ट टाइम जो है प्रॉफिट, शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड इसका जो है वो कह सकते हैं ड्रॉबैक ये है कि आप लेट से के 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कोई ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट्स अगर सेल करते हैं, तो आपका कोई प्रॉपर एसेट नहीं बिल्ट अप हो रहा होता, जैसे आप प्राइवेट लेवल में आपका एक ब्रांड जो है वो आपके नेम के अंडर बिल्ट अप हो रहा है। तो इसमें अगर आपको बेनिफिट होगा आफ्टर 1 2 ईयर, तो वो ये बेनिफिट होगा कि स्टार्ट में आप कोई छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे थे, वो आपको जो है वो अप्रूवल दे रहे थे कि ठीक है आप मेरी प्रोडक्ट को बाय करो, तो उनमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम थे। लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर आपके पास सप्लायर की लिस्ट होगी, आपके पास स्टोर का जो है वो सारे स्टैट्स होते हैं या स्टोर की सेल्स हिस्ट्री होती है, तो फिर अच्छे ब्रांड्स भी आपको अप्रूवल देना स्टार्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। तो इसमें ये आपको बेनिफिट मिल जाता है आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, कि आपकी हिस्ट्री होगी तो आपको अच्छे ब्रांड्स अप्रूवल देंगे, और अच्छे ब्रांड्स में आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिलेगा और अच्छी सेल वेलोसिटी भी मिलेगी। अब थर्ड मॉडल है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता क्या है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल में भी आप जो है वो एज अ रीसेलर ही अमेजोन पे काम कर रहे होते हो, बट इसमें डिफरेंस ये है कि होलसेल मॉडल में होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस ये है कि होलसेल मॉडल में आप किसी ब्रांड से कांटेक्ट करते हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हो कि मुझे जो है आप अप्रूवल दे दें, मैं आप ब्रांड की या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर ब्रांड के राइट्स हैं तो मैं इस ब्रांड को सेल करना चाहता हूँ। तो वो फिर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे जो एमओक्यू है वो इतने, एमओक्यू मीन के मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। वो कहते हैं कि कम से कम मुझसे ना 100 या 200 यूनिट्स बाय करो, स्टॉक बाय करो, और वो अगर आप सेल करना चाहते हो देन मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप अमेजोन पे जाके सेल कर दो, ठीक है। मीन के होलसेल मॉडल में एक तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि मेरी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, इतनी बाय करो तो आप सेलिंग कर लो, ठीक है। बट ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आप किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या फिर किसी भी ब्रांड को अप्रोच नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हो कि आप मार्केट में रिसर्च करते हो कि मार्केट में ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जिन पे अगर मैं जाके सेलिंग करना स्टार्ट कर दूंगा तो ब्रांड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी अमेजोन की लिस्टिंग पे कौन सेल कर रहा है और कौन नहीं सेल कर रहा। जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो इस चीज़ की हेडेक नहीं लेते कि हमारे अमेजोन स्टोर पे कौन कौन बंदा हमारी लिस्ट पे सेलिंग कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि फिर हम ऐसे ब्रांड फाइंड आउट कर लेते हैं जिन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होती कि उनकी लिस्टिंग पे कौन सेल कर रहा है। तो उसमें फिर हम उस लिस्ट जो जब हम वो स्पेसिफिक लिस्टिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर हम जाते हैं मार्केट प्लेस में, डिफरेंट रिटेलर्स के पास जाते हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स के पास, या अमेजोन भी बिजनेस टू बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेजोन भी अलाउ करता है बिजनेस टू बिजनेस में, आप अमेजोन को अप्रोच कर सकते हो, डिफरेंट रिटेलर्स को अप्रोच कर सकते हो। तो उधर देखते हो कि रिटेलर रिटेलर कितने की प्रोडक्ट बेच है। लेट्स से कि रिटेलर $10 में प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप अमेजोन पे आते हो, अमेजोन पे आप देखते हो कि वो प्रोडक्ट इस टाइम $20 की सेल हो रही है। तो आप क्या करते हो, आप उस सोर्स के लिंक को सेव कर लेते हो अपने पास, अमेजोन पे जाते हो, जाके अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हो। जब आपको कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं, लेट्स से कि 10 15 20 ऑर्डर आपको किसी प्रोडक्ट के आ जाते हैं, तो आपने अब ऑर्डर्स ले लिए, आपके पास जीरो स्टॉक था, आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है अपनी, ठीक है। आपने क्या किया कि जब आपके पास ऑर्डर्स आ गए, आप रिटेलर्स के पास गए, रिटेलर्स के पास जाके आपने रिटेलर्स को रिटेलर की वेबसाइट पे ऑर्डर जो है वो लगाने स्टार्ट कर दिए। मीन के लेट्स से कि एक कस्टमर ने आपको
वो जो है एक स्टेट से ऑर्डर किया, तो आपने क्या किया, रिटेलर की वेबसाइट ओपन की और कस्टमर का एड्रेस दे के रिटेलर से प्रोडक्ट बाय कर ली। अब रिटेलर क्या करेगा कि डायरेक्टली वो प्रोडक्ट कस्टमर के घर जो है वो डिलीवर कर देगा। ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि आपने अपना अमेजोन से जो प्रॉफिट था वो भी जनरेट कर लिया, और आपने इन्वेस्टमेंट इसमें तब की जब आपको ऑर्डर्स आ चुके थे मार्केट प्लेस में। ठीक है। तो इस बिजनेस मॉडल में अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो इस बिजनेस मॉडल की प्रॉफिटेबिलिटी 10% टू लेकर 40-50 तक जाती है। बट वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है। ठीक है, आप कितना टाइम दे रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च पे, और मार्केट में आप कितनी आप जो है वो मार्केट में कितने एक्टिव हैं, या प्राइसेस वगैरह को ट्रैक करने में कितने एक्टिव हैं। तो लेकिन इसका जो है इस मॉडल का ड्रॉबैक ये है कि इस मॉडल में जब भी अमेजोन आपको डिटेक्ट करता है कि इस पर्सन के पास स्टॉक नहीं है, या ये पर्सन डायरेक्टली रिटेलर से प्रोडक्ट शिप कर रहा है, तो अमेजोन कहता है मुझे जो है इनवाइसेस दे दो, आप कहाँ से ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट इश्यूज वगैरह या अमेजोन के एंड से जो है वो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आपको आ सकती हैं। तो इसका जस्ट मॉडल का ये ड्रॉबैक है कि आपका अकाउंट सस्पेंशन के आपके रिस्क होते हैं। इसी के साथ एक और मॉडल मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, वो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज। अब ऑनलाइन आर्बिट्रेज क्या होता है कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज भी ड्रॉप शिपिंग से मिलता जुलता मॉडल होता है। उस मॉडल में आप क्या करते हैं, उस मॉडल में भी आप किसी होलसेलर, रिटेलर या ब्रांड्स के साथ जो है वो कांटेक्ट नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट रिटेलर्स के पास जो है उनकी वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं और उधर देखते हैं कि प्रोडक्ट्स वो कौन कौन सी सेल कर रहे हैं और उनकी क्या प्राइसेस हैं। उन प्राइसेस को आप अमेजोन के साथ कंपेयर करते हैं। अमेजोन के साथ कंपेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में मुझे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्रॉफिट में ले सकता हूँ, तो आप क्या करते हैं, उस रिटेलर से आप 10, 15, 20 या 30 यूनिट्स उठा लेते हो। उन यूनिट्स को आप रिटेलर से बाय करके आप अमेजोन एफबीए में भेज देते हैं। अब अमेजोन एफबीए क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अमेजोन के वेयर हाउस में आप भेज देते हैं, और जब आपको ऑर्डर आता है तो अमेजोन आपके बिहाफ पे वो ऑर्डर डिलीवर करता रहता है। ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग से थोड़ा सेफ मॉडल है, क्योंकि इसमें अमेजोन को पता है कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ, बट उसे ये नहीं आइडिया कि आपने स्टॉक लिया कहाँ से है। ठीक है। तो फिर इसमें चांसेस यही होते हैं कि अमेजोन आपको कभी एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं करेगा। अमेजोन यही समझेगा कि ये किसी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी अथेंटिक चैनल से ये प्रोडक्ट लेके आ रहा है, देन मेरे वेयर हाउस में भेज रहा है, और वही अमेजोन आपके बिहाफ पे ऑर्डर जो है वो फुलफिल करता जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 मॉडल्स थे अमेजोन पे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद अब अमेजोन पे जब हम सेलिंग करते हैं, तो एक तो एंड हो गया कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च की, जो है प्रोडक्ट लिस्ट की, अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट कर दी सारा। अब उसमें एक और भी ऑनलाइन जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनमें चैलेंज ये होता है कि जब आपको कस्टमर के ऑर्डर्स आते हैं, लेट्स से कि आपको डेली के 10 ऑर्डर आ गए, 100 आ गए, 200 आ गए, तो दो चार, अब उन ऑर्डर्स की आपके पास टाइम लिमिट होती है। अगर अमेजोन पे आपको ऑर्डर आ रहा है तो आपके पास एक टाइम लिमिट है कि आप विद इन 1 डे, विद इन 2 डे आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, कस्टमर को शिप करना है, और विद इन 3 to 5 डेज कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम रखा हुआ है, आपने टाइम कितना सेट किया हुआ है शिपिंग टाइम, कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवर होगी। जो कमिटमेंट आपने कस्टमर के साथ की हुई है या अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे शो किया हुआ है कि मैं इतने दिनों में प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा, अगर उस टाइम में आप प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते या ऑर्डर डिलीवर नहीं करते, तो देन अमेजोन आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन भेजता है, या डिफरेंट जो है वो आपके अकाउंट पे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये ऑर्डर आपके डिले हो रहे हैं, इससे आपके अकाउंट हेल्थ जो है वो डैमेज हो रही है। ठीक है। तो हम बेसिक डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो ऑर्डर फुलफिलमेंट का जो प्रोसेस है, अब इसमें हमारे पास जब हम अमेजोन पे सेलिंग करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है हमारे पास फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मीन के हमें ऑर्डर आया और ऑर्डर को फुलफिल कैसे करना है। फुलफिलमेंट का जो ऑप्शन है, एक है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मीन के अमेजोन पे आपको ऑर्डर आया और मर्चेंट कौन है, सेलर है। ठीक है। ऑर्डर आया तो सेलर ने ऑर्डर को फुलफिल करना है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फुलफिलमेंट बाय अमेजोन।
इस केस में क्या होगा कि अमेजोन आपके बिहाफ पे ऑर्डर को फुलफिल करता जाएगा, मीन कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके जितने भी ऑर्डर हैं वो अमेजोन खुद ही देखेगा कि उसने कब शिप करने हैं, कब डिलीवर करने हैं। आपके अकाउंट हेल्थ पे कोई इशू नहीं आएंगे। अच्छा, इन डिटेल अगर हम देखें कि FBA क्या होता है या फुलफिलमेंट, पहले डिस्कस कर लेते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होगा कि आप जो है वो किसी भी मॉडल में काम कर रहे हैं। आप ड्रॉप शिपिंग में कर रहे हैं, आप होलसेल कर रहे हैं, आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जो ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट है वो खुद ही करें या अमेजोन को रिस्पॉन्सिबल कर दें कि अमेजोन को कहें कि अपनी फी चार्ज करो और जो है वो मेरे बिहाफ पे ऑर्डर जो है वो फुलफिल करना स्टार्ट कर दो। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होगा कि आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, आपको ऑर्डर्स आएंगे और ऑर्डर्स के बाद जो आपने टाइम लिमिट दी होगी कस्टमर को, आपने उस टाइम लिमिट के अगेंस्ट आपने ऑर्डर को क्या करना है कि अमेजोन से पैकिंग स्लिप डाउनलोड करनी है। पैकिंग स्लिप डाउनलोड करने के बाद उस ऑर्डर को आपने पैक करना है। जितने भी यूनिट कस्टमर ने बाय किए होंगे, पैक करने के बाद आपको एक शिपिंग टाइम देगा अमेजोन के, ये आपका शिप बाय टाइम है। मीन के इतने 1 से 2 दिन या 4 दिन जितने भी आपने सेलेक्ट किए होंगे, इतने टाइम में आपने ऑर्डर शिप करके कस्टमर को ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो आपके पास एक लिमिटेड सा टाइम होता है कि आपने उस टाइम में ऑर्डर को पिक करना है, पैक करना है और कस्टमर को शिप कर देना। अब शिप कैसे करेंगे? शिप करने के लिए आप डिफरेंट कैरियर्स हैं, जैसे UPS है, फेडेक्स है, डिफरेंट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें शिपिंग कैरियर आप जिस भी स्पेसिफिक कंट्री में है उस कंट्री में आप कैरियर सेलेक्ट करके आप उसके साथ अकाउंट ओपन करेंगे और डेली बेसिस पे जो भी आपको ऑर्डर आते जाएंगे वो पिक पैक करके आप कस्टमर के एड्रेसेस पे शिप करते जाएंगे। अब इस मेथड में क्या होता है कि जाहिर है कि हम भी इंसान हैं, तो इस मेथड में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेट्स से कि आपको आज 10 ऑर्डर आए, आप सिंगल पर्सन है, आपने जो है पिक पैक करके जो है वो शिप कर दिए। आप डे बाय डे आपका इस बिजनेस जो है वो बिल्ट अप हो रहा है, आपको 100 ऑर्डर आ रहे हैं, 200 ऑर्डर आ रहे हैं। तो आपको फिर जाहिर है कि वेयर हाउस सेटअप करना पड़ेगा, इस मॉडल में ऑर्डर डिस्पैच करने पड़ेंगे। तो वो एक ठीक ठाक हेक्टिक काम होता है ये ऑर्डर की पिक पैक शिप करना। और फिर उसके बाद जब इन ऑर्डर्स को आपने शिप कर दिया तो शिप करने के बाद आपको, अगर 100 ऑर्डर्स हैं तो 100 ऑर्डर्स में जाके आपको कस्टमर को ट्रैकिंग आईडीज प्रोवाइड करनी होती हैं। ट्रैकिंग आईडीज के बाद फिर इस मॉडल में आपकी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब कस्टमर के मैसेज आएंगे, एक कस्टमर कहेगा मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, एक कस्टमर कहेगा मेरी प्रोडक्ट डिले हो रही है, मुझे ऑर्डर नहीं मिला, मुझे फलां जो है वो पार्सल इस डेट में मिल जाना चाहिए था, मुझे नहीं मिला। तो जितनी कस्टमर की क्यूरीज हैं वो आपको बैठ के जो है वो सारी क्यूरीज आपको रिजॉल्व करनी होंगी। मीन कि आपको एक ऐसा पर्सन भी चाहिए इस मॉडल में FBM में जो आपकी कस्टमर की क्यूरीज को भी रिजॉल्व करता जाए। आपको कस्टमर को बताया कि आपका ऑर्डर पैक हो गया है, ट्रैकिंग नंबर डिले है, हम 1 डे में प्रोवाइड कर देंगे, 2 डेज में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर प्रॉपर ये सर्विसेज आप कस्टमर सर्विसेज नहीं देते या प्रॉपर टाइमली ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं करते तो अमेजोन आपके अकाउंट की हेल्थ को डैमेज करता रहता है। तो जब आपके अकाउंट की हेल्थ डैमेज होती है तो जो सेल वेलोसिटी आपकी डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी वो सेल वेलोसिटी आपकी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको फिर वो सेल्स का शेयर नहीं मिलेगा जो आपको एक अच्छी अकाउंट हेल्थ पे मिलता है। उसके बरअक्स एक और मॉडल है हमारे पास ऑर्डर फुलफिलमेंट का, वो है FBA। ठीक है, जिसे हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कहते हैं और नॉर्मल जो हम जब भी क्लास में डिस्कस करेंगे तो हम इसे सिंपली FBA ही कहेंगे। ठीक है, अब इस मॉडल में क्या होता है कि इस मॉडल में आप क्या करते हैं, आपकी जितनी भी इन्वेंट्री होती है आप उसका एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं अमेजोन के साथ। सेलर सेंटर पे वो कैसे क्रिएट किया जाता है वो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे, शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद आप उस अमेजोन आपको बताएगा कि ये मेरा वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस में आप जो है इतनी इन्वेंट्री जो है फॉरवर्ड कर दें। जितनी इन्वेंट्री आप फॉरवर्ड करना चाहेंगे अमेजोन जो है वो अपने रिकॉर्ड में ले लेगा, उस वेयर हाउस को इन्फॉर्म कर देगा कि इस सेलर की इतनी इन्वेंट्री रिसीव होगी और इस सेलर की इन्वेंट्री का ट्रैकिंग नंबर या ट्रैकिंग आईडी ये है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, किसी भी कोरियर से या किसी भी कैरियर सर्विस से आप जो है वो अमेजोन वेयर हाउस तक वो इन्वेंट्री जो है फॉरवर्ड कर देंगे।
आप कभी भी FBA की इन्वेंट्री को बाय हैंड अमेजोन के वेयर हाउस में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेजोन का एक प्रॉपर चैनल है डिफरेंट कैरियर्स के साथ। तो वो कैरियर्स जो हैं वो, जब आप कैरियर को इन्वेंट्री हैंड ओवर करते हैं तो कैरियर भी अमेजोन से टाइम स्लॉट लेता है कि मैं इस इन्वेंट्री को किस टाइम स्लॉट में जो है वो डिलीवर करने आऊँ आपके वेयर हाउस पे। तो कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल नए लोग होते हैं और वो कहते हैं अमेजोन वेयर हाउस हमारे घर के करीब है, तो हम खुद ही ड्रॉप कर देंगे अमेजोन वेयर हाउस में इन्वेंट्री। तो अमेजोन बाय हैंड इन्वेंट्री जो है वो रिसीव नहीं करता। ठीक है। तो जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में रिसीव होती है, अमेजोन उस इन्वेंट्री को ट्रैक करता है, आपके यूनिट्स जितने भी आपने फॉरवर्ड किए होते हैं उन्हें स्कैन करता है, स्कैन करके आपकी जो सेलर सेंट्रल है उसमें अपलोड कर देता है कि इस SKU के अब SKU क्या, हर प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लेट्स से कि हम प्रोडक्ट ही अभी नाम लेते हैं, SKU नहीं लेते, लेटर ऑन हम डिस्कस कर लेंगे कि इस प्रोडक्ट के मुझे इतने यूनिट्स रिसीव हो गए हैं। अब जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में स्कैन हो जाती है तो देन आपकी जो लिस्टिंग आपने की होती है सेलर सेंटर पे वो एक्टिव हो जाती है, क्योंकि अब अमेजोन वेयर हाउस के पास या अमेजोन के पास आपकी इन्वेंट्री स्टॉक में अवेलेबल है, आपकी लिस्टिंग जो है सेलिंग के लिए रेडी है। अब जितने भी ऑर्डर्स आएंगे अमेजोन क्या करेगा कि अमेजोन खुद ही उन ऑर्डर्स को पिक पैक करेगा और कस्टमर को शिप कर देगा। मीन्स कि आपको अमेजोन को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा कि मुझे इतने ऑर्डर आए हैं, जो आपको बल्कि ऑर्डर्स मैनेजमेंट में देखना ही नहीं पड़ेगा कि लेट्स से कि आपको 100 ऑर्डर आ गए हैं, 1000 आ गए हैं, 3000 ऑर्डर आ गए हैं, तो ये अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अमेजोन ने जो टाइम कस्टमर को दिया हुआ है, चाहे वो सेम डे डिलीवरी का दिया हुआ है या नेक्स्ट डे डिलीवरी का दिया हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे अमेजोन ने डिलीवर करना है। अगर कोई उस ऑर्डर में या उस ऑर्डर के डिले में मिसहैप होता है तो अमेजोन आपको इसका जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा, बल्कि अमेजोन इस चीज़ का खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। और एक तो ये बेनिफिट है कि आपको डेली बेसिस की इस मॉडल में पिक पैक और शिप नहीं करनी पड़ती। सेकंड, आपको बेनिफिट ये है कि कस्टमर सर्विस जो ऑर्डर्स के रिलेटेड है, क्योंकि जब आप FBA मॉडल में वर्क कर रहे होते हैं तो डेली बेसिस की आपको थाउजेंड्स या हंड्रेड्स में क्यूरीज आ रही होती हैं कस्टमर की कि मुझे ऑर्डर नहीं मिला, मुझे ट्रैकिंग नंबर नहीं मिला, मुझे ये इशू है। तो वो जितनी भी क्यूरीज हैं वो अमेजोन खुद ही मैनेज कर रहा होता है, वो आपको कस्टमर को बार बार जाके इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो रहा है या इन ट्रांजिट है या उसकी ट्रैकिंग डिले है। वो सब कुछ अमेजोन संभाल रहा होता है। तो मीन के आपके एंड से समझ लें कि हाफ ऑफ वर्क जो है ना वो अमेजोन संभाल रहा है, आपने सिर्फ किस पे वर्क करना है, अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे और उसकी एडवर्टाइजमेंट पे देखना है। ठीक है। बाकी उसके अगेंस्ट जितनी सेल्स आ रही हैं या ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारे आपके बिहाफ पे अमेजोन देख रहा है। और उसमें थर्ड बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी अकाउंट हेल्थ FBA बिजनेस मॉडल में बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू FBM, क्योंकि उस सिनेरियो में अमेजोन तो आपको नोटिफिकेशन या अकाउंट हेल्थ, उस सिनेरियो में आपकी तो डैमेज नहीं होगी क्योंकि अमेजोन खुद रिस्पॉन्सिबल है उन ऑर्डर्स के। ठीक है। उन ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के। उसके बाद जो है हम PL का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि PL मॉडल्स में बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, कि ये PL मॉडल में हम कौन कौन से टास्क जो हैं वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो अमेजोन पे अगर हम सेलिंग करने जा रहे हैं तो हमें अमेजोन का अकाउंट चाहिए। अब अमेजोन अकाउंट कैसे ओपन होता है, कौन सी डिटेल्स चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो इन डिटेल तो जो है वो हम में भी आपको अकाउंटेंट वगैरह या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो आपको सर्विसेज दे देंगे। बट इसमें हम इस सेशन में हम ओवरव्यू करेंगे कि आप अमेजोन अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स पे कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले PL में आपके पास अमेजोन का अकाउंट होना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट लेबल एक अच्छे या प्रॉपर वे से करना चाह रहे हैं देन आप ब्रांड और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं और फिर अपने प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करें। सबसे पहले आपके पास अकाउंट रेडी होना चाहिए। अकाउंट रेडी होने के बाद या उसके साथ साथ आप अपनी प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब आपने एक ब्रांड लॉन्च करना है तो आपने ये भी तो सोचना है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है या कौन सी प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट जिस या कौन सी नीश है जिसमें मुझे गैप नजर आ रहा है। अगर मैं उस नीश में या उस प्रोडक्ट में जो है अपने मीन के अपने ब्रांड को लॉन्च करूँ या उस प्रोडक्ट को मैं अमेजोन पे लॉन्च करूँ या उस पर इन्वेस्टमेंट करूँ,
तो उस मार्केट में इतना गैप है कि मैं अपने उसको एक्सेल करके अपनी सेल्स को ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट लेवल में जो प्रोडक्ट सिलेक्शन और प्रोडक्ट रिसर्च है, ये एक इसे कह सकते हैं एज अ बैकबोन कह सकते हैं पीएल की, कि अगर आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन और प्रोडक्ट एनालिसिस बहुत अच्छा है, देन आप जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट में जब लॉन्च करेंगे तो आप उसकी अगर अच्छी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रॉपर लॉन्च करते हैं उस प्रोडक्ट को, कस्टमर अवेयरनेस देते हैं, देन आप उस मार्केट में ग्रो कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन ही नहीं अच्छी, लेट्स से कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट पकड़ ली या कोई सीजनल प्रोडक्ट है या ऐसी प्रोडक्ट है जो कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट है, जैसे लाइक फेस मास्क कर लें या सैनिटाइजर कर लें, मीन आपने ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में देखा कि इस प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी है, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई एनालिसिस नहीं किया मार्केट का कि इस मार्केट में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे कंपेटिटर कौन है इस मार्केट में ना, कंपेटिटर्स कौन है मेरे, फिर अगर मैं इसे प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग की इतनी कॉस्ट है तो मार्केट में इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, क्या मेरी कॉस्ट के बाद मैं मार्केट में इसमें अच्छा एक 20-30% प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकता हूँ। तो ये सारा एनालिसिस जो है आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन या प्रोडक्ट हंटिंग में या प्रोडक्ट रिसर्च में करना होता है, ठीक है। तो अगर आपकी लेट प्रोडक्ट सिलेक्शन ही नहीं अच्छी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, या आप प्रोडक्ट में जो है प्राइस में ही अपने कंपेटिटर से compete नहीं कर सकें, तो उस प्रोडक्ट की आप फिर जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट करते रहें, अब एक कस्टमर को वो प्रोडक्ट $10 में मिल रही है, आप उसे $15 में सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी देंगे, कस्टमर कभी भी नहीं बाय करेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट कर लें। या आप एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं तो कौन बाय करेगा जब आपका कंज्यूमर ही नहीं है नेक्स्ट, ठीक है। तो चाहे आप उसकी एडवर्टाइजमेंट जितनी मर्जी करते रहें। तो ये चीज़ है कि प्रोडक्ट एनालिसिस या प्रोडक्ट रिसर्च पीएल में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है, और ये एक टाइम टेकिंग भी टास्क है, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और टाइम टेकिंग टास्क जो है प्राइवेट लेवल में वो प्रोडक्ट रिसर्च है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग जो हैं मंथ्स लगा देते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने में, कुछ लोग विद इन 10-15 डेज 20 डेज प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन कंसेप्ट्स को या प्रोडक्ट रिसर्च के जो बेसिक एनालिसिस हैं या बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने कंसीडर करने होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च में, उन्हें कैसे जो है वो ग्रैब करते हैं और उन पे वर्क कैसे करते हैं, आप प्रोडक्ट को जो है वो आपका एनालिसिस एनालिटिकल स्किल्स कितने हैं, आप उस प्रोडक्ट को किस किस वे से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे एनालिसिस वगैरह जो हैं हम प्रोडक्ट रिसर्च में देखेंगे कि हम कौन कौन से जो हैं वो मैट्रिक्स वो फॉलो करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है प्राइवेट लेवल में वो है सोर्सिंग। अब आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर ली, मार्केट एनालिसिस कर लिया, आपने देख लिया सब कुछ के मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहता हूँ, देन आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। अब सोर्सिंग जो है वो फिर आपने डिसाइड करनी है, आया मैं इस प्रोडक्ट को लोकली सोर्स करूं, इस प्रोडक्ट को मैं किसी और कंट्री से सोर्स करूं या चाइना से सोर्स करूं, मीन किसी भी मार्केट प्लेस से आप प्रोडक्ट को वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से आप प्रोडक्ट को जो है वो सोर्स कर सकते हैं, जहां से आपको प्रोडक्ट इकोनॉमिकल मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है, आप उधर से प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। तो अब सेकंड चीज़ आ जाती है सोर्सिंग। सोर्सिंग में आपने एक तो क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, सेकंड आपने ये मेंटेन करता है प्राइस कॉस्ट, कॉस्ट कम से कम आपने जो है वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। तो अगर आप लेट से के मार्केट में जाते हैं ऐसी प्रोडक्ट के साथ जो $20 में सेल हो रही है, और आप उस प्रोडक्ट को $10 में सोर्स कर लेते हैं या $5-6-7 में सोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि मुझे अमेज़ोन पे सेल करने के कितने एक्सपेंसिव आएंगे, और आफ्टर एक्सपेंसिव जितना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट होगा, लेट्स से कि आपके पास प्रोडक्ट में 30% प्रॉफिट है, 40% प्रॉफिट है, दैट मीन्स कि आपके पास ठीक ठाक मार्जिन है अपनी प्राइसेस में प्ले करने के लिए। अब प्ले क्या करेंगे, आप लेट से मार्केट में जाते हैं तो आपके कंपेटिटर क्या करते हैं, प्राइसेस गिरा देते हैं मार्केट में। तो आपके पास एक मार्जिन होना चाहिए कि आप भी प्राइसेस में प्ले कर सकें, ये ना हो कि आप बिल्कुल टाइट मार्जिन के साथ जा रहे हो, $1-2 आपको बच रहे हैं,
तो कल को मार्केट में जो बाकी सेलर्स हैं या कंपेटिटर्स हैं वो अपने प्राइसेस बहुत डेड लेवल पे ले जाते हैं, और उस लेवल पे भी जाके आपके कंपेटिटर्स को कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, बट आप नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आप उस मार्केट में जो है कम्पीट नहीं कर पाते। ठीक है, तो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सोर्सिंग है। सोर्सिंग के बाद जब आप सोर्सिंग कर लेते हैं, फिर आप अमेजोन पे जाते हैं, उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। लिस्ट करके देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए अमेजोन की क्या रिक्वायरमेंट है। क्या कोई मुझे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन तो नहीं चाहिए अमेजोन पे कि इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, क्या मुझे अमेजोन से इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए अप्रूवल चाहिए। तो ये सारे हम लिस्टिंग क्रिएशन में चीज़ें देखेंगे कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है, और अमेजोन की जो पॉलिसीज हैं लिस्टिंग के हवाले से वो क्या होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं, आप प्रोडक्ट की जो है मैन्युफैक्चरिंग आपकी इन प्रोसेस होती है, इन प्रोसेस के बाद आप प्रोडक्ट को लॉन्चिंग और रैंकिंग की तरफ ले आते हैं। लॉन्चिंग रैंकिंग मीन कि आपकी अब प्रोडक्ट जो है वो रेडी टू सेल है, आपके पास इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है, आपकी लिस्टिंग भी डन है, सब कुछ आपने जो है वो प्रेपरेशन कर ली हुई है। अब आप जो है प्रोडक्ट अवेलेबल है सेलिंग के लिए कस्टमर को। अब जब कस्टमर पे को सेलिंग के लिए प्रोडक्ट आपकी अवेलेबल है, तो आप एज अ न्यू सेलर, कस्टमर्स को नहीं पता कि आपके ब्रांड का नाम क्या है, कस्टमर्स को तो आइडिया नहीं कि आपका ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में कि नहीं करता। और सेकंड, जब आप लिस्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट में मे भी जिस प्रोडक्ट में आप लिस्ट करने जा रहे हैं उसमें 1000 सेलर्स शायद ऑलरेडी बैठे हों, 2000 सेलर्स बैठे हैं, 3000 सेलर्स बैठे हैं। तो आप जब एज अ न्यू सेलर जाएंगे तो आप तो कहीं अमेजोन आपको कहीं मिड में जाके कहीं आपकी लिस्टिंग को प्लेस करेगा, या कहीं 10th या 11th पेज पे जाके या 7th पेज पे कहीं जाके लिस्ट करेगा। मीन के आपको कहीं थाउजेंड्स नंबर पे आप बैठे हुए हैं। अब जो भी कस्टमर एक प्रोडक्ट बाय करने आएगा, लेट्स से कि कोई जैकेट है, ठीक है, या फिर कोई जिपर है या कोई हुड है, वो कोई कस्टमर बाय करने आया, ठीक है, तो वो अमेजोन पे लिखता है हुडी फॉर मैन या हुडी हेरन जर्मन में लिख लेता है, तो वो आपकी प्रोडक्ट तो कहीं बहुत एंड पे पड़ी हुई है। ठीक है, कस्टमर अब जो टॉप पे सेलर्स बैठे हुए हैं, कस्टमर प्रेफर करता है कि ये अगर सेलर्स टॉप पे बैठे हुए हैं, डेट मीन्स कि इनकी प्राइसेस भी अच्छी हैं, इनको सेल वेलोसिटी भी अच्छी मिल रही है। अब आपने भी अपनी प्रोडक्ट को जो है वो शो करवाना है उस कस्टमर को, जो कस्टमर लिख रहा है हुडी आयरन, तो उसके लिए आप कैसे प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर कस्टमर के सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो उस पर्पज के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है लॉन्चिंग रैंकिंग पे काम करेंगे। लॉन्चिंग रैंकिंग मीन कि आप उसमें अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अब प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं। अमेजोन मार्केट प्लेस पे अगर आप देखेंगे तो उस पे अमेजोन पे पीपीसी होती है, पे पर क्लिक कैंपेन्स। आप डिफरेंट कैंपेन्स या एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं जिससे क्या होता है कि आप ऑर्गेनिकली ही तो कहीं 10th पेज पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो आप अपनी बिडिंग के थ्रू आप फर्स्ट पेज पे अपनी लिस्टिंग को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कस्टमर्स आपकी लिस्टिंग को देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, कस्टमर की समझ में चीज़ आएगी, तो वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेंगे। प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो फिर अमेजोन एल्गोरिथम जो है वो ट्रिगर करता है कि ठीक है, इस सेलर की प्रोडक्ट कुछ अच्छी है, कस्टमर इसकी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, तो फिर अमेजोन क्या करेगा, वो डे बाय डे आपकी सेल वेलोसिटी के अगेंस्ट या कस्टमर इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट को जो है वो फर्स्ट पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये रैंकिंग प्रोसेस 3 to 4 मंथ जो है वो नॉर्मली ले जाता है, अगर नॉर्मल सिचुएशन चल रही हो। अगर जो है वो कुछ उसमें मीन के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ये प्रोसेस 6 मंथ 8 मंथ तक जो है वो चला जाता है। तो इस प्रोसेस को, एडवर्टाइजमेंट के प्रोसेस को, या कस्टमर्स को आप जो लेके आते हैं या ट्रैफिक को अपनी लिस्टिंग पे लेके आने के प्रोसेस को हम कहते हैं लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। जब ये प्रोडक्ट आपकी लॉन्च हो जाती है, आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपके सेलर सेंटर पे या अमेजोन के अकाउंट पे आपकी डेली की एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। डेली की एक्टिविटीज में क्या होगा कि आप देखेंगे कि मेरी लिस्ट कहाँ पे है, इस टाइम कौन से कीवर्ड पे मेरी लिस्टिंग शो हो रही है, मुझे किस प्रोडक्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट के रिटर्न्स आ रहे हैं, कहाँ पे रिफंड्स आ रहे हैं अमेजोन के एंड से मुझे, अगर पेमेंट हो रही है तो किस ऑर्डर की हो रही है और कितनी पेमेंट हो रही है, और कितनी पेमेंट हो रही है। तो ये सारा जो अमेजोन अकाउंट पे मीन के जैसे एक नॉर्मल बिजनेस आप रन करते हैं, ऐसे आप डेली की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे, आप अपने परफॉर्मेंस को देखेंगे, प्रोग्रेस को देखेंगे कि मुझे प्रीवियस डेज में कितने ऑर्डर आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं। पहले
अगर ज्यादा आ रहे थे तो ज्यादा क्यों आ रहे थे, और अगर अब कम आ रहे हैं तो कम क्यों हो गए हैं, अगर पहले कम थे तो अब ज्यादा हो गए हैं तो क्यों ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आपने डेली बेसिस पे मॉनिटर करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं। अब सेम जैसे मोस्टली जो है आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो पीए सुना होगा, पर्सनल असिस्टेंट या बिजनेस असिस्टेंट। तो इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट जो लोग अमेजोन पे सेलिंग नहीं करते, लेट्स से कि मैं एज अ सेलर अमेजोन पे रजिस्टर्ड नहीं हूँ या मैं एज अ सेलर अमेजोन पे काम नहीं कर रहा, बट मुझे अमेजोन के सारे बिजनेस मॉडल का नॉलेज है। मुझे पता है कि अमेजोन पे प्राइवेट लेवल क्या है, मुझे पता है कि होलसेल क्या है, अगर ये मॉडल वर्क कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें डेली एक्टिविटीज क्या क्या हैं, इसकी एडवर्टाइजिंग कैसे होती है। मुझे इन चीज़ों का सारा आइडिया है। मुझे पता है कि बिजनेस अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट अमेजोन पे करना चाह रहा है तो मैं उसे कौन सा मॉडल प्रेफर करूँ, रिकमेंड करूँ, उसे गाइड कैसे करूँ, उसे अमेजोन की जो है वो जितनी भी मीन के मॉडल में वर्किंग होती है, मैं उस मॉडल की सर्विसेज अगर दूंगा तो मैं अपने खुद को कंसिडर करूंगा कि मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, क्योंकि मैं वर्चुअली किसी पर्सन को असिस्ट कर रहा हूँ अमेजोन पे बिजनेस रन करने के लिए। ठीक है, तो डेट इज कार्ड के अगर आप एज अ सेलर नहीं है बल्कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अमेजोन के रिलेटेड, या अमेजोन के रिलेटेड भी ना कर रहे हो, आप फेसबुक पे कर रहे हैं, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बिजनेस के रिलेटेड या किसी भी मॉडल के रिलेटेड अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप आईटी की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो है वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने नाम के साथ जो है वर्चुअल असिस्टेंट लिखते हैं, साथ वो मेंशन कर देते हैं वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन। अगर कोई ईबे पे सर्विसेज दे रहा है तो वो कहता है वर्चुअल असिस्टेंट फॉर ईबे, वॉलमार्ट। ठीक है, जिस मार्केट प्लेस में या जिस भी चैनल पे वो सर्विसेज दे रहा है वो सब मेंशन कर देते हैं कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ इस मार्केट प्लेस का। अब अमेजोन पे अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट मैंने जैसे आपको बताया कि वो अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट की डेली की एक्टिविटीज़ को देखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग है, जैसे प्रोडक्ट अगर कोई पर्सन या सेलर स्टार्ट करना चाहता है, अब उसके पास जो इन्वेस्टर है या सेलर है मोस्टली उनके पास टाइम नहीं होता कि वो जो है वो डेली की एक्टिविटीज़ को देखे, प्रोडक्ट रिसर्च करे, सोर्सिंग करे, लिस्टिंग करे, क्योंकि ये काम ऐसा है कि ये रूल्स रेगुलेशन अमेजोन के समझ लें कि आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके होते हैं। तो आपको मार्केट में जो है वो एक्टिव रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है कि मार्केट में चेंजेस कौन सी आ रही है, मार्केट में सेलर्स कौन से आ रहे हैं, मार्केट में न्यू नॉलेज कौन सी फील्ड में आ रहा है। तो आपको अपने नॉलेज को डे बाय डे अनहांस करना पड़ता है। आप डिफरेंट जब प्लेटफॉर्म से कोर्सेज करते हैं तो कोर्सेज आपको एक ट्रैक पे ले जाते हैं कि अब आप जो है वर्चुअल असिस्टेंट की फील्ड में एक ट्रैक पे आ गए हैं। अब आपने जो है आपके पास अब काफ़ी सारे स्किल्स हैं, आपके पास प्रोडक्ट रिसर्च के हैं, सोर्सिंग के हैं, एडवर्टाइजमेंट के हैं, आपके पास जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के स्किल हैं। तो अब आपने इन स्किल्स को मजीद पॉलिश करना है, एडवांस लेवल पे लेके जाना है। देन जो है आप किसी को एलिजिबल होते हैं कि आप किसी भी पर्सन को वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें या उसे गाइड कर सकें या उसको किसी सेलर को असिस्ट कर सकें कि मैं आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ, या किसी सेलर को जो है वो सेफली आप उसका बिजनेस रन कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ जो है एक्टिविटीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें मैंने आपसे डिस्कस भी की हैं, तो मैं इन्हें जो है सरसरी सा एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। सेलर सेंटर की मैनेजमेंट है, डेली की एक्टिविटीज आ जाएंगी, प्रोडक्ट रिसर्च है, लिस्टिंग क्रिएशन है। इसमें लिस्टिंग अब एक वन टाइम होता है कि आपने लिस्टिंग क्रिएट करके अमेजोन पे लगा दी, अब उस लिस्टिंग को आपने ऑप्टिमाइज भी करना होता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज मीन कि आप डिफरेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट खुद को शो करना चाहते हैं तो आपने अपनी लिस्टिंग में वो कीवर्ड्स इंक्लूड करने होते हैं, और उस लिस्टिंग को डे बाय डे ऑप्टिमाइज करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है उस लिस्टिंग में ताकि कस्टमर आए और उन चीज़ों को जो है वो देख के आपकी प्रोडक्ट को बाइंग की तरफ जाए। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसके बाद लॉन्चिंग, रैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड आ जाता है, कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर मार्केट एनालिसिस आ जाता है, रिव्यूज मैनेजमेंट।
रिव्यूज़ हम अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिव्यूज़ क्या होते हैं। पीपीसी कैंपेन्स ये अमेज़न की हैं। इमेज डिज़ाइनिंग, अब नॉर्मली जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो इमेज डिज़ाइनिंग का काम नहीं करते, ठीक है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा स्किल हो तो वो सर्विसेज दे सकता है, बट अगर आप स्पेसिफिकली अमेजोन के लिए हैं तो आप इमेज डिज़ाइनिंग की जो सर्विसेज हैं वो आप विजुअल असिस्टेंट की सर्विसेज में, अमेजोन के विजुअल असिस्टेंट की सर्विसेज में वो इंक्लूड नहीं होती। ईबीसी कंटेंट मैनेजर ये भी ग्राफिक्स के रिलेटेड ज़्यादा काम होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। ईबीसी कंटेंट क्या होता है, कूपन्स, प्रमोशंस, एफबीएम ऑर्डर मैनेजमेंट। एफबीएम, अब जब आप एफबीएम ऑर्डर में आपको पता है कि डेली के ऑर्डर्स आपने खुद ही मैनेज करने हैं, ठीक है, तो आपको फिर रिकॉर्ड रखना होता है कि ये ऑर्डर मैंने शिप कर दिया, ये डिलीवर कर दिया, ये कस्टमर को डिलीवर हो गया, इस ऑर्डर में इशू आ रहा है। तो वो भी एक फिर पूरी फील्ड एक बन जाती है ऑर्डर्स मैनेजमेंट की, ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग में कोई एरर आ गया, कस्टमर सपोर्ट अगर देनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम जो जो कोर्स जो है हमारा मूव ऑन करेगा, हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आती जाएंगी। उसके बाद जो है हमारे पास अच्छा, मैं काफ़ी देर से आई थिंक बोलता जा रहा हूँ, तो कोई भी पर्सन क्लास में जो है वो मुझे बता दे कि चीज़ों की समझ आ रही है। यस सर। जी आ रही है। एक दो क्यूरीज थी, अगर अभी पूछूं या जी एंड ऑफ द क्लास? जी, वो एंड ऑफ क्लास ना, आप पूछ लें, ठीक जस्ट है, हमारे 10 to 15 मिनट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो अमेजोन के रिलेटेड हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं होती हैं, क्या बिजनेस मॉडल्स हैं। तो उसके बाद जो है अमेजोन अकाउंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। मुझे बूट कैंप स्टूडेंट में से कोई पर्सन बता दे कि आपने अमेजोन अकाउंट क्रिएशन के हवाले से या अमेजोन अकाउंट क्रिएशन की रिक्वायरमेंट के हवाले से कुछ स्टडी कर लिया है कि नहीं। अब्दुल मोइस स्पीकिंग। आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। तो जो पहला मॉड्यूल था कंपनी क्रिएशन वगैरह का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस टाइप की बिजनेसेस होते हैं। जी बाकी इसके अलावा ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा जी था, जी, वो लेकिन थोड़ा सा मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं हम्म, जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि अमेजोन अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। लेट्स से कि आप अमेजोन अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं अमेजोन की वेबसाइट पे, तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, और आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन पे। बिजनेस डिटेल्स पे अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, पर्सनल डिटेल्स पे कैसे होता है, बिजनेस प्लान क्या है अमेजोन का, और इंडिविजुअल प्लान क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं ये आइडिया नहीं, है। नहीं जी ये इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। हाँ, नहीं, इसके चलें बारे ठीक। में नहीं हामिद भाई, अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा, बल्कि ये बेहतर होगा कि ठीक अगर है आप इसको ठीक डिटेल है। से हमें बता दें। जी चलें ठीक, जी मैं ये ना थैंक्स। आपको बता दूँ, ठीक। अब जब अमेजोन अकाउंट हम क्रिएट करने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये होता है कि आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट बना लें। इंडिविजुअल डिटेल्स मीन के मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, मैं अपने नाम पे अकाउंट बना लूँ, ठीक है। अगर मैं अपने नाम पे या अपनी डिटेल्स यूज करके, घर का एड्रेस यूज करके मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ, तो डेट मीन्स कि वो मेरा अकाउंट इंडिविजुअल डिटेल्स पे है। सेकंड ये होता है हमारे पास ऑप्शन के हम बिजनेस डिटेल्स पे अकाउंट बना सकते हैं अमेजोन का। अब बिजनेस डिटेल्स पे अकाउंट कब बनेगा, जब आप उस स्पेसिफिक कंट्री में कोई कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। आप यूके में हैं तो लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, आप यूएसए में हैं तो एलएलसी बनाएंगे। है कंपनी यूके में, जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसे कहते हैं जी लिमिटेड कंपनी है। जब यूएसए में कंपनी बनाते हैं तो यूएसए में कहते हैं ये एलएलसी है वो भी कंपनी। इसी तरह जर्मनी में जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये जो कैटेगरीज, कंपनी क्रिएशन की कैटेगरीज क्या होती हैं और आपको कौन सी कंपनी सूटेबल है, ये आपका अकाउंटेंट आपको बताएगा, आपकी सैलरी के हिसाब से बताएगा, आपको टैक्स के हिसाब से बताएगा कि आप अगर ये कंपनी बनाएंगे तो आपको इतना टैक्स जो है वो बेयर करना पड़ सकता है। आप अगर इस टाइप की कंपनी बनाएंगे तो इस पे इतना टैक्स होगा। या आपकी अमेजोन पे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ई कॉमर्स के लिए
आप ये स्पेसिफिक कंपनी की कैटेगरी रजिस्टर करवा लें, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आप लेट्स से कि यूएस में रजिस्टर करना चाह रहे हैं, यूके में करना चाह रहे हैं, जर्मनी में करना चाह रहे हैं, फ्रांस, इटली में, तो अगर तो आपने बिजनेस डिटेल पे बनाना है तो आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले आपने अपने अकाउंटेंट से जाके गाइडलाइन लेनी है कि मैं कौन सी कैटेगरी में कंपनी रजिस्टर करवाऊँ। अगर आपने पर्सनल डिटेल पे बनाना है तो पर्सनल डिटेल पे आप आपके पास उस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेट्स से कि अगर आप यूएसए में हैं तो यूएसए के नेशनल, या तो आप नेशनल होने चाहिए, ग्रीन कार्ड होना चाहिए, ग्रीन कार्ड भी नहीं है तो आपके पास गवर्नमेंट का इशूड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरह यूके में है तो यूके में भी आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए यूके का, अगर आप यूके की डिटेल्स पे बनाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि मैं किस कंट्री से बिलोंग करता हूँ। लेट्स से कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, मेरे पास सारी डिटेल्स पाकिस्तान की हैं। ठीक है, तो फिर मैं ये सर्च आउट करूँगा कि आया पाकिस्तान अमेज़ोन की ऐसी सेलर्स की लिस्ट में जो है एग्जिस्ट करता है कि जिन सेलर्स को अमेज़ोन अलाउ करता है। अब लेट्स से कि पाकिस्तानी पर्सन को अगर अमेज़ोन अलाउ करता है ना कि मेरे प्लेटफॉर्म पे सेल करो, डेट मीन्स कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अमेज़ोन अकाउंट बना सकते हैं। आज से अगर 1 साल पहले की मैं बात करूं तो अमेज़ोन जो है सेलर्स लिस्ट में नहीं था। अमेज़ोन अप्रूव्ड सेलर्स कंट्रीज की एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में नहीं था। तो मीन के 1 साल पहले मैं अपने नाम पे अकाउंट नहीं था बना सकता, क्योंकि अमेज़ोन ने मुझे ग्रे लिस्ट में हमारी कंट्री को ऐड किया हुआ था और मैं इस कंट्री का नुमाइंदा हूँ, तो मुझे अमेज़ोन अलाउ नहीं था करता कि आप जो है अमेज़ोन पे अकाउंट बना लें। हाँ, अगर मैं जाके यूएसए में नेशनैलिटी ले लेता हूँ तो अमेज़ोन कहता है ठीक है, आप यूएसए की नेशनैलिटी की बेस पे आप अमेज़ोन पे अकाउंट बना लें। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी दोनों केसेस में जो है आप पे लागू होगी, चाहे आप वो बिजनेस डिटेल पे बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो पर्सनल डिटेल पे बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिजनेस भी तो आपके नाम पे ही है। अगर आप ही एलिजिबल नहीं है तो आपका बिजनेस भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी कि आप या तो पर्सनल डिटेल्स पे करेंगे या आप बिजनेस डिटेल पे करेंगे। अब अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती क्या है, हम जो है पहले डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस डिटेल पे। अब लेट्स से कि मैं जर्मनी में अकाउंट रजिस्टर करवाना चाहता हूँ बिजनेस डिटेल पे, तो मेरे पास जो है सबसे पहले मेरा जर्मनी में बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। और मैं अगर कहीं जर्मनी में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे अपनी कंपनी से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, या मुझे अपने अकाउंटेंट से चेक करना पड़ेगा, मुझे अपने डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे, क्या मैं मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट्स मेरे अलाउ करते हैं कि मैं जर्मनी में अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकूं, या मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं किसी कंपनीज के साथ वो मुझे अलाउ करते हैं मैं अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकूं। जब आप ये चीज़ चेक करके आप बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं, अब आपने बिजनेस या कंपनी रजिस्टर करवा ली, कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आप जो है वो फिर अपने अकाउंटेंट के पास जाएंगे, उसे बोलेंगे कि मैं ई कॉमर्स पे काम करना चाहता हूँ या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे जर्मनी की रिक्वायरमेंट्स बताओ कि ई कॉमर्स पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए मेरे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वो आपको बता देगा जी आपका वैट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, सब बिजनेस रजिस्टर्ड है तो बिजनेस पे आपका वैट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन वगैरह है तो वो भी आपको रजिस्टर करवानी पड़ेगी। फिर आप उसे नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे कि मैं प्राइवेट लेबल मॉडल में काम करना चाह रहा हूँ, मैं बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो आपको बताएगा कि ठीक है, फिर आपके पास EORI नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, अ, इसे कहते हैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, इस तरह का, बल्कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो EORI नंबर की उसकी आपको वो बता देगा कि इसका एब्रीविएशन क्या है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी इंपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके पास जब तक ये नंबर नहीं होगा आप अपने बिजनेस के नाम पे किसी भी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते, यूरोप में किसी भी कंट्री में। तो आपको आपके पास फिर EORI नंबर भी होना चाहिए। आप ये डिटेल्स पूरी करेंगे, उसके बाद जो है आप जाएंगे अमेज़ोन पे वो आपसे रिक्वायर करेगा कि मुझे जो है वो ईमेल एड्रेस दो, आपका जिस ईमेल एड्रेस पे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं ईमेल एड्रेस आप लेके आएंगे। ईमेल एड्रेस के बाद आप आपकी वो पर्सनल डिटेल्स भी लेगा और बिजनेस डिटेल्स भी लेगा।
ठीक है। इन केस के आप बिजनेस रजिस्टर एज अ बिजनेस कस्टमर रजिस्टर होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले जब आपकी ईमेल लेगा, आप ईमेल पासवर्ड लगाएं, पासवर्ड देंगे, साइन अप करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या हैं। डिटेल्स के बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि आप अकाउंट बिजनेस डिटेल पे बनाना चाह रहे हैं या पर्सनल डिटेल्स पे ही बनाना चाह रहे हैं। तो वो आपकी प्रायोरिटी होगी। अगर तो आपका अकाउंट पर्सनल डिटेल्स पे है तो आपसे वो एलएलसी या कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन लेगा और आपका ही वैट नंबर, पर्सनल वैट नंबर लेके, आपका घर का एड्रेस लेके आपका अकाउंट रजिस्टर कर देगा। जब आपका अकाउंट रजिस्टर होगा तो अमेजोन आपसे पूछेगा, डिटेल्स सबमिट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि अब आप मेरी मार्केट पे सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। सेल करेंगे तो अमेजोन कुछ ना कुछ आपको अमाउंट पे भी करेगा। मींस के आपके और अमेजोन के दरमियान जो है अमाउंट की ट्रांसफर होगी, या तो अमेजोन आपको पे आउट करेगा या फिर आप अमेजोन को सर्विसेज के अगेंस्ट पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब जब अमेजोन ने आपसे अमाउंट लेनी है तो अमेजोन आपसे चार्ज कर रहा होगा। तो वो चार्ज अमेजोन आपसे कैसे करेगा, किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अमेजोन चार्ज करेगा। तो डेट मीन्स कि अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस के नाम पे आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए उस कंट्री का, और आपके पास उस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। उससे अमेजोन क्या करेगा कि आपसे अमाउंट चार्ज करेगा। इन केस ऑफ सर्विसेज, आप एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज लेते हैं, अमेजोन आपसे मंथली फीसिस चार्ज करता है, उसकी सर्विसेज लेते हैं, तो आपके कार्ड से अमाउंट चार्ज करेगा। अब जो चार्ज मेथड होगा, चार्ज डेट इज कार्ड के चार्ज मेथड, उसे हम अमेजोन की अगर लैंग्वेज में बात करें तो डेट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आपके अकाउंट से अटैच होता है उसे हम कहते हैं चार्ज मेथड। जब भी आप किसी अमेजोन से किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे तो वो आपसे पूछ लेगा आपका चार्ज मेथड क्या है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कार्ड कौन सा लगाया है, आपने पूछेगा कि क्या आपका चार्ज मेथड एक्टिव है। तो जो कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप अमेजोन के साथ अटैच करेंगे, डेट इज कॉल्ड चार्ज मेथड। और जब अमेजोन ने आपको पे आउट करना होगा तो अमेजोन फिर आपसे रिक्वायर करेगा अपना बैंक अकाउंट दें मुझे, जो इस अकाउंट के साथ आप स्पेसिफिकली अटैच करना चाह रहे हैं। अब वो बैंक अकाउंट जो आप अटैच करेंगे या पे आउट्स के लिए, उसे हम कहते हैं डिपॉजिट मेथड, ठीक है। तो वो डिपॉजिट मेथड या फिर वो बैंक, वो उसी पर्सन के नाम पे होना चाहिए जिस पर्सन, जो पर्सन अपना अमेजोन अकाउंट, लेट्स से कि मैं अगर अपना अमेजोन अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो डेबिट क्रेडिट कार्ड या डिपॉजिट मेथड या बैंक अकाउंट अटैच होगा वो मेरा ही अटैच होगा, मेरे किसी बहन भाई का या मेरे किसी फैमिली या रिलेटिव का वो कार्ड या डिपॉजिट चार्ज मेथड या डिपॉजिट मेथड अटैच नहीं हो सकेगा। क्योंकि जब आप कोई भी डिपॉजिट या चार्ज मेथड अटैच करते हैं अमेजोन के साथ तो अमेजोन वेरीफाई करता है कि क्या ये डेबिट या क्रेडिट कार्ड वैलिड है। अगर डिपॉजिट मेथड अटैच करेंगे तो उससे भी वो वेरीफाई करेगा, बैंक से वेरीफाई करेगा ये अकाउंट एक्टिव है कि नहीं, ये इसी पर्सन के नाम पे। वो सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको ईमेल करेगा कि अब आपके डेबिट और डिपॉजिट और चार्ज मेथड जो हैं वो भी वैलिड हैं। आपको एक फ़ोन नंबर भी वो पूछेगा, वो भी आपने प्रोवाइड करना है। वैट या टैक्स आईडी पूछेगा, वो आपने प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें जब आप, वो स्टेप बाय स्टेप आपसे डिमांड करता जाएगा। ये सारा डाटा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अमेजोन जो है आपको एक स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, वो होगा वेरिफिकेशन प्रोसेस। वो बताया, बोलेगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस वो इन प्रोसेस है, विद इन 4-5 डेज या विद इन 10 डेज जो है हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब क्या करेगा अमेजोन, आपको एक वीडियो कॉल करेगा, उसमें वेरिफिकेशन करेगा कि जिस बंदे ने मुझे डिटेल्स दी हैं, जो पासपोर्ट नंबर दिया है या जो जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, क्या वो वैलिड है। उसके लिए फिर आपको क्या करना होता है कि वेरिफिकेशन कॉल्स में अमेजोन के, आपने अपना पासपोर्ट या फिर आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस अमेजोन को दिया है, आपने अगर बैंक स्टेटमेंट दी है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आप सारी अपने पास जो है प्रिंट आउट करके या ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। अमेजोन आपको वीडियो कॉल करेगा, वीडियो कॉल पे वो आपको पूछेगा कि ये मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ, ये मुझे अपना जो है वो बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, ये मुझे एड्रेस दिखाओ बैंक स्टेटमेंट पे क्या है। तो उन सारा डाटा को वेरीफाई करने के बाद वो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव करेगा, ठीक है। तो इस पे मैं समराइज कर दूं कि आपको बिजनेस डिटेल्स हैं तो बिजनेस डिटेल्स चाहिए, कंपनी का नाम और कंपनी की टैक्स आईडी। अगर बिजनेस डिटेल है तो आपको बिजनेस कंपनी का नाम चाहिए,
फिर उसके बाद आपको कंपनी का जो है टैक्स आईडी चाहिए, EORI नंबर अमेजोन नहीं रिक्वायर करेगा, बल्कि वो कस्टम वाले रिक्वायर करेंगे जब आप कोई चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस चाहिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ है कि जब आप बिजनेस पे जो है वो अकाउंट रजिस्टर करवाते हैं, तो आपको जो डेबिट क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल्स हैं वो प्रेफरेबल है कि आप बिजनेस डिटेल पे बैंक अकाउंट ओपन कर लें और उसी का डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपको लेटर ऑन टैक्सेस वगैरह फाइल करने में इश्यूज ना आए। वो करने के बाद आप करने के बाद तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद वो आपका पासपोर्ट भी एट दी एंड जब आप डाटा फिल आउट कर लेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आप मुझे ना गवर्नमेंट इशूड आईडी बता दो। उसमें आप पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस का भी ऑप्शन होता है, दोनों में से जो भी अवेलेबल है आप वो अपलोड कर दें। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि मुझे ना अपना जो एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस या पर्सनल एड्रेस है, वो वेरीफाई करवाओ। वो उसकी वेरिफिकेशन के लिए फिर उसने कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस से हट के आपको कोई पासपोर्ट कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जिसपे आपका जो बिजनेस एड्रेस या फिर आपका जो है वो होम एड्रेस हो। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बैंक से डाउनलोड कर लें, उस पर एड्रेस लिखा होता है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या वो नहीं आप प्रोवाइड करना चाहते, तो आप अपना घर का या बिजनेस का जो है कोई बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, गैस का, किसी भी यूटिलिटी का आप बिल उसे सबमिट करवा दें, तो वो आपका जो है वो एड्रेस, बिजनेस एड्रेस या होम एड्रेस भी वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी वेरिफिकेशन के बाद या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करने के बाद अमेजोन जो है वो आपका अकाउंट एक्टिव कर देता है। तो अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए कि या आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अमेजोन पता नहीं मेरा अकाउंट वेरीफाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। एट दी एंड लास्ट 2 स्लाइड्स में हमारे पास कुछ कंट्रीज़ हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, आप इन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा। ये कंट्रीज़ वो हैं कि अगर आप इन कंट्रीज़ के रेजिडेंट हैं या नेशनल्स हैं या इनके ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूज आईडीज़ हैं आपके पास, तो आप इन कंट्रीज की डिटेल्स पे भी आप किसी भी जो है वो कंट्री में अमेजोन का अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उसमें ये बस देखना होता है कि आप अगर यूके में जाना चाहे, यूके में अकाउंट रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो आपने जो लीगलाइजेशन है या यूके के रूल रेगुलेशन के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। जर्मनी में जाना चाह रहे हैं तो जर्मनी की डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करनी है। यूएसए में जाना चाह रहे हैं तो यूएसए की डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है कि अब मैं अगर पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान में अपना बिजनेस रजिस्टर करता हूँ ना, तो बिजनेस रजिस्टर करके मैं अपना अकाउंट यूएसए में ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि जब यूएसए में मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ तो यूएसए कहता है कि मेरी कंट्री में आके अपनी कंपनी रजिस्टर करवाओ। तो मैं अपना जो अमेजोन पे अब जो अकाउंट ओपन करना चाहूँगा ना, तो मैं उसमें पर्सनल डिटेल्स अपनी दूंगा और मैं अपने नाम पे यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवा लूँगा। इसी तरह मैं यूके में अगर अमेजोन अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ बिजनेस डिटेल पे, तो मैं पर्सनल डिटेल्स अपनी दूंगा और यूके में जाके मैं अपने नाम की कंपनी रजिस्टर करवा लूँगा, ठीक है। इसी तरह जर्मनी में मैं डायरेक्टली अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकता। उसके फिर डिफरेंट चैनल्स हैं, आप किसी और यूरोपियन मार्केट में जाएं, उसमें जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं और उसके थ्रू आप जर्मनी में जो है वो अमेजोन अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीगलाइजेशंस हैं, कुछ मेन डॉक्यूमेंटेशन है। तो या तो आपके पास इन चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए या प्रॉपर असिस्टेंस होनी चाहिए, देन आप इसे गो थ्रू करें। अदरवाइज आपके पास आई थिंक बेसिक नॉलेज अकाउंट क्रिएशन के हवाले से मैंने जितना डिलीवर कर सकता था मैंने किया है। तो आप ये है कि किसी से सर्विसेज भी लेंगे ना, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मैं अगर ये काम करना चाह रहा हूँ तो मैं इस वे से जो है या फिर ये डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर होंगे किसी भी कंपनी में अमेजोन कंट्री में अमेजोन अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ। हमने ये चीज़ पढ़ी कि अमेजोन अकाउंट बिजनेस डिटेल्स पे हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं और एक डिटेल हमने पढ़ी कि अमेजोन अकाउंट हम पर्सनल डिटेल्स पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं या इंडिविजुअल डिटेल्स पे। इसी तरह एक होता है बिजनेस डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स। इसी तरह अमेजोन पे जब सेलिंग करते हैं तो अमेजोन के कुछ प्लान्स हैं।
मीन कि मैं अगर कोई भी सिम भी बाय करता हूँ ना, तो मुझे कुछ उस सिम सर्विस प्रोवाइडर से कुछ सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती हैं। कि मैं अगर किसी को कॉल करना चाहती हूँ तो मुझे सब्सक्रिप्शन उसके डिफरेंट उसने सब्सक्रिप्शन दी हुई होती है। इसी तरह जब अमेजोन पे हम सेलिंग करते हैं तो अमेजोन भी आपको जो है वो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है। अमेजोन के पास इस टाइम सिर्फ टू टाइप की सब्सक्रिप्शन हैं। एक सब्सक्रिप्शन है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल प्लान, और एक सब्सक्रिप्शन है जिसे हम कहते हैं बिजनेस प्लान। अब इनका जो है वो बेनिफिट या प्रोस एंड कॉन्स क्या है कि आप अगर अमेजोन पे सेलिंग के लिए जाते हैं तो बिजनेस प्लान से क्या बेनिफिट आपको होता है, और इंडिविजुअल प्लान, बिजनेस प्लान भी उसे कहते हैं और प्रोफेशनल प्लान भी कहते हैं, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। हम चले मिक्सअप ना हो तो हम ऐसे कर लेते हैं, एक अमेजोन की सब्सक्रिप्शन को हम कह देते हैं कि वो प्रोफेशनल प्लान है, और एक सब्सक्रिप्शन को हम कहते हैं वो इंडिविजुअल प्लान है। अब प्रोफेशनल प्लान और इंडिविजुअल प्लान में क्या फ़र्क होता है? इंडिविजुअल प्लान्स पे आप उन लोगों के लिए होता है जो लोग अमेजोन पे लिमिटेड सेलिंग करना चाहते हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो अमेजोन क्या करता है कि जब आपने इंडिविजुअल प्लान एक्टिव किया हुआ है और आप अमेजोन पे एक कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, एक यूनिट किसी भी प्रोडक्ट का सेल करते हैं, तो अमेजोन आपसे ना हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट $1 चार्ज करेगा। ठीक है, इन केस के आप इंडिविजुअल प्लान में हैं। ठीक है, आपसे अमेजोन मंथली कोई फी नहीं चार्ज करेगा, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट $1 चार्ज करेगा। फिर सेकंड उसका ड्रॉबैक क्या है कि जब आपके पास इंडिविजुअल प्लान होता है तो आप प्रॉपर बिजनेस नहीं कर सकते अमेजोन पे। आपके पास एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन नहीं होता, और इसके अलावा ब्रांड रजिस्ट्रेशन और काफ़ी सारे टूल्स जो हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह के, उनका ऑप्शन नहीं होता आपके पास। तो इंडिविजुअल प्लान सिर्फ हम उस सिनेरियो में यूज़ करते हैं जब हमारे पास, जब हम अकाउंट को लेट्स से कि हम चाहते हैं कि अकाउंट हमारा यूज़ नहीं हो रहा, जस्ट रेडी पड़ा हुआ है, हम आफ्टर 1 2 3 मंथ सेल करेंगे, तो हम नहीं चाहते कि हम मंथली बेसिस पे अमेजोन को कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस दें, तो हम अमेजोन पे इंडिविजुअल प्लान एक्टिव कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हम सेल करेंगे देन अमेजोन हमसे चार्ज करेगा, अगर हम सेल नहीं करेंगे तो अमेजोन हमसे चार्ज नहीं करेगा। इंडिविजुअल प्लान का बेनिफिट क्या हुआ कि हमसे मंथली कोई फी नहीं चार्ज होगी, अगर कोई सिंगल यूनिट सेल करेंगे तो हमसे अमेजोन एक डॉलर पर यूनिट चार्ज कर लेगा। ठीक है, पर प्रोडक्ट चार्ज कर लेगा। इसी तरह आप यूके का भी देख सकते हैं, इसी तरह जर्मनी का भी देख सकते हैं कि जर्मनी में इंडिविजुअल प्लान पे पर यूनिट सेल करने के अमेजोन कितने डॉलर, कितने यूरो या कितने पाउंड सेल कर सकते हैं। वो मैं आपको वेबसाइट पे बताता हूँ, आप बल्कि गो थ्रू करके आए, ये आपकी एज एन असाइनमेंट आप कंसिडर उसे करें कि आप अमेजोन पे देखें क्या क्या इसके प्लान्स हैं, और बिजनेस और प्रोफेशनल प्लान में, प्रोफेशनल प्लान और इंडिविजुअल प्लान में क्या फर्क है। अब सेकंड मूव करते हैं प्रोफेशनल प्लान। प्रोफेशनल प्लान में क्या करता है कि अमेजोन, अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो अमेजोन आपसे $40 पर मंथ चार्ज करेगा, और उसमें आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं, मीन्स कि आप उसमें चाहे एक यूनिट प्रोडक्ट का सेल करें या आप थाउजेंड या मिलियंस में प्रोडक्ट सेल करें। ठीक है, तो प्रोफेशनल प्लान में आपसे $40 अमेजोन मंथली चार्ज कर लेगा, देन आपको जो है वो अलाउ कर देगा कि आप जितने यूनिट मर्जी सेल करें, या जो है जितनी लिस्टिंग्स आप सेल अमेजोन पे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जबकि इंडिविजुअल प्लान में आपके पास लिमिटेशंस होंगी कि आप इतनी लिस्टिंग कर सकते हैं, आप सिर्फ इतने यूनिट सेल कर सकते हैं, हर यूनिट के अगेंस्ट अमेजोन जो है आपसे चार्ज करेगा। तो सेकंड प्रोफेशनल प्लान का बेनिफिट ये होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, आप प्रॉपर बिजनेस कर सकते हैं, जिसे आप प्रॉपर बिजनेस कहते हैं ना, वो आप प्रोफेशनल प्लान में ही कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्लान में बहुत ही लिमिटेड वर्क आप कर सकते हैं, और वो रिकमेंडेड भी नहीं है। जब आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाती हैं, आपने अकाउंट अगर क्रिएट किया है, उस पर आपने सेलिंग नहीं स्टार्ट की, आप उसे इंडिविजुअल प्लान पे रहने दें। जब आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी, आप उसे प्रोफेशनल प्लान पे ले आए। ठीक है, ये जस्ट 1 to 2 क्लिक्स में आपका प्लान जो है वो बिजनेस में चला जाता है, और प्रोफेशनल प्लान में चला जाता है, और साथ ही इंडिविजुअल प्लान में मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये इजी सा काम है। लेटर ऑन जो है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बता भी दूंगा कि आप प्रोफेशनल प्लान पे कैसे स्विच कर सकते हैं और इंडिविजुअल प्लान पे कैसे स्विच कर सकते हैं। तो आई थिंक मोस्टली जो भी इस लेक्चर का जो था पार्ट, वो मैंने
कवर कर दिया हुआ है। तो अब आप में से जिनके क्वेश्चन हैं वो वन बाय वन माइक अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन करते जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। जी थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़ा अच्छी डिटेल से ओवरव्यू दिया सारे बिजनेस का। इसमें मेरा रजिस्ट्रेशन कंपनी यानी कि अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस जी तरह हो सकता है कि पहले हम इंडिविजुअल अकाउंट खोल लें और बाद में जैसे ही हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो के आ जाए और हम उसको बाद में बिजनेस अकाउंट में स्विच कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? क्योंकि अगर हम नहीं बिजनेस जी अकाउंट स्टार्ट में करते हैं और जी। अभी 2 माह लग जाते हैं, 1 माह लग जाता है कंपनी फॉर्मेशन में, तो वो फिर €40 या $40 पर मंथ चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, मैंने अभी आपको ना दो चीजें बताई थी कि इन चीजों को आपने मिक्सअप नहीं करना। एक चीज है बिजनेस डिटेल्स और एक है इंडिविजुअल डिटेल्स, ये अलग टर्म्स हैं। ठीक है, मैं अच्छा। एक स्लाइड में मेंशन भी कर देता हूँ। एक है बिजनेस डिटेल्स और दूसरा है इंडिविजुअल डिटेल्स। सेकंड चीज है, उसे मैंने इसीलिए कहा था कि प्रोफेशनल प्लान। हम्म। प्रोफेशनल प्लान वियर्स इंडिविजुअल प्लान। अब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जो बिजनेस डिटेल्स और इंडिविजुअल डिटेल्स है ना, इसका मंथली सब्सक्रिप्शन से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, वो लिंक है तो सिर्फ यही लिंक है कि वो इंडिविजुअल डिटेल्स मीन के आपकी पर्सनल डिटेल्स पे अकाउंट है, बिजनेस डिटेल्स के आपकी बिजनेस डिटेल्स पे अकाउंट है। ये दोनों चीजें डिटरमाइन नहीं करती कि आपको मंथली कितनी फी चार्ज होगी। ठीक है, ठीक हो गया। जब आपका अकाउंट रेडी हो जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल डिटेल्स पे है चाहे बिजनेस डिटेल्स पे है, ठीक है, वो चीजें प्रोफेशनल प्लान और इंडिविजुअल प्लान से उनका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, आपका अकाउंट किसी भी कैटेगरी में रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। अब आपकी मर्जी है कि आप प्रोफेशनल प्लान एक्टिव कर दें उस पर, या आपकी मर्जी है आप इंडिविजुअल प्लान ले लें। इंडिविजुअल प्लान में आपको मंथली कोई फी चार्ज नहीं होगी। प्रोफेशनल प्लान में आपको मंथली $40 या €40 या 34-5 जो है वो मंथली आपको चार्ज होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई हैक्टिक नहीं है। आप बिजनेस डिटेल पे अपना अकाउंट बनाएं, प्रॉपर बिजनेस डिटेल पे अकाउंट रजिस्टर करवाएं। उसके बाद अगर आपकी 2 मंथ सेलिंग नहीं होती तो आप इंडिविजुअल प्लान एक्टिव रखें। फिर भी आप कहते हैं कि मैंने जो है वो गलती कर दी, मुझे नहीं याद रहा कि मैंने जो है इंडिविजुअल प्लान एक्टिव नहीं किया, तो अमेजोन ने मुझसे फी चार्ज कर लिया। आप अमेजोन को एक ईमेल करें कि मैंने अकाउंट रजिस्टर करवाया बट विद इन 1 या 2 मंथ में मेरे अकाउंट पे कोई सेल नहीं आई। ठीक है, तो जो है आप मेरी फ़ी जो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो मुझे रिफ़ंड कर दें। तो अमेजोन आपको वो फीसेस रिफ़ंड, अमेजोन देखेगा कि आपको 2 मंथ में आपने कुछ नहीं सेल किया, आपको फिर वो अमाउंट जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है ठीक हो गया। इससे रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है जी। कि पूरा अकाउंट एक्टिवेट होने में अमेज़न कितना टाइम लेता है? ये टाइम की कोई लिमिट नहीं, मे बी अब क्या होता है कि जब आप ये डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसके बाद आपको वीडियो कॉल की वेरिफिकेशन हुँ। वेरिफिकेशन आ सकती है। वो वेरिफिकेशन आपने फिर शेड्यूल करनी होती है। वहाँ पे शेड्यूल आ रहा होता है अमेजोन का कि हम इस दिन अवेलेबल है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो कॉल आफ्टर अ वीक रखते हैं, आफ्टर अ मंथ अरेंज करते हैं, या सेम डे अरेंज कर लेते हैं। वो जब वीडियो कॉल वेरिफिकेशन हो जाती है फिर वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 डेज में नॉर्मली अकाउंट जो है ना वो वेरीफाई करके वेरिफिकेशन की आपको ईमेल आ जाती है। ठीक है, नॉर्मली आ जाती है। बट अगर आप लेट से कि Q4 चल रहा है, Q4 होता है मतलब ईयरली क्वार्टर्स हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। Q4 में जब नॉर्मली आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं ना, तो अमेजोन बहुत टाइम लेता है, क्योंकि अमेजोन पे उस टाइम जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही होती है, सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं उस सिनेरियो में यूरोप में, तो या यूएसए की भी बात करें, तो उस सिनेरियो में आपका अकाउंट में भी आप मंथ भी ले सकता है आपका अकाउंट वेरीफाई होने में, और मे बी 1 डे में वेरीफाई हो जाए। इसका कोई जो है वो फिक्स डेज नहीं होते कि इतने दिनों में अमेजोन ने अकाउंट की वेरिफिकेशन की। अच्छा, इसके बाद हो सकता है कि आपको वीडियो कॉल की वेरिफिकेशन ना आए, अमेजोन आपको क्या करे कि एड्रेस वेरिफिकेशन आपको आ जाए।
अब एड्रेस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि अमेजोन ना आपको एक ईमेल करता है, पोस्ट करता है, एक लेटर पोस्ट करेगा, उस पोस्ट में एक ओटीपी लिखा होगा। अमेजोन कहेगा कि मैं आपके जो गिवन एड्रेस है ना, मैं उस पे आपको एक ओटीपी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो मेरी मेल रिसीव करें, और रिसीव करके वहां से ओटीपी जो है वो रिसीव करके तो आप सेलर सेंटर में लगाएं। अब वो ओटीपी डिस्पैच होने में 1 to 2 वीक्स भी ले सकता है। ठीक ठीक है। हो गया। तो जब ओटीपी आप एंटर करेंगे वो फिर वेरिफिकेशन में चला जाएगा, फिर वो 1 वीक ले सकता है वेरिफिकेशन करने में, या विद इन 1 to 2 डेज में भी आपको वीडियो कॉल की वेरिफिकेशन भी आ जाए, साथ कहे कि अपना एड्रेस भी वेरीफाई करवाएं वाया ओटीपी, या फिर मे भी आपको दोनों वेरिफिकेशन आए। ठीक है, ये सिनेरियो फिक्स नहीं है, हर बंदे के साथ ये डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन तो जी इससे रिलेटेड मेरा फिर क्वेश्चन है कि जी आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो मेरी सिचुएशन है कि मैंने अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए और कंपनी फॉर्मेशन के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में हैं। जी ईआरओ ठीक। ईओआरआई नंबर के लिए मैंने सोल को अप्लाई कर दिया हुआ है। वैट की मैं तब तक नहीं कर सकता जब मेरी कंपनी की फॉर्मेशन हो के वो कोर्ट से आ नहीं जाती। तो हो सकता है कि इसमें जुलाई में जर्मनी में भी काफ़ी काम स्लो हो जाता है छुट्टियों की वजह से। तो मुझे 1 माह हो सकता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एंड ऑफ जुलाई तक वो मुझे भेज देंगे डॉक्यूमेंट्स। तो मैं अभी से फिर अकाउंट बनाना इसमें शुरू कर दूं, क्योंकि अगर अगर वो मैं डॉक्यूमेंट्स उनको लेट दूंगा तो वो उसी वक्त वो मैं दे दूंगा, तो कम से कम जो बाकी प्रोसेस है वो तो पहले हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी है, अगर आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे करेंगे तो आपको फिर वैट जो है पर्सनल वैट आईडी देनी पड़ेगी, कंपनी की आपकी वैट आईडी डिफरेंट होगी। एम आई करेक्ट? नहीं, यही मैं कहना चाह रहा था ना कि आया अगर इंडिविजुअल मैं प्लान पे जी बिजनेस डिटेल दे के अकाउंट खुल जाए, बाद में प्रोफेशनल प्लान एक्टिवेट हो जाए, तो ये सही है या नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा हाँ पर्सनल देखिए, वैट, मेरा पर्सनल जो मेरे जो घर के डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन, ये वो जो जर्मनी में वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले पड़े होते हैं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा उसमें ना होता क्या है कि जब आप प्रोफेशनल डिटेल्स पे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, तो हम्म। उसके बाद उस अकाउंट को आप बिजनेस डिटेल्स पे अपग्रेड करेंगे। जब आप अकाउंट को बिजनेस डिटेल्स पे अपग्रेड करेंगे तो मे बी आप अपना चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड भी चेंज करेंगे, तो आपके अकाउंट की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जो चेंज हो जाएंगी। तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका अकाउंट फिर अंडर वेरिफिकेशन चले जाए, मे बी एड्रेस वेरिफिकेशन में चला जाए, मे बी अकाउंट की वेरिफिकेशन। लेकिन ये है कि वो वेरिफिकेशन पीरियड शॉर्ट होगा कंपैरेटिवली, कि आप बिल्कुल जो है वो बिजनेस डिटेल्स पे डायरेक्टली जाएं। ठीक है, तो प्रेफर आई थिंक अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं, आप इंडिविजुअल बना के आप प्रोफेशनल पे करना चाह रहे हैं, कोई इशू नहीं। अमेजोन ने अगर ऑप्शन दिया है तो मीन के आप अवेल कर सकते हैं। बट ये है कि आई थिंक अगर मैं होता तो मैं ये प्रेफर करता कि मैं बिजनेस डिटेल्स सारी कंप्लीट हो जाए, मैं उस पर कर लेता। लेकिन ये हर बंदे की अपनी अपनी राय होगी, कोई हार्ड नहीं एंड फास्ट वर्ड्स नहीं है। नहीं, असल में जो आपकी बात सही है, मैं शायद ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बाकी दोस्त भी जी होंगे कि हम्म, ये बहुत सारी चीज़ें ना जो डिपेंड करती हैं कंपनी फॉर्मेशन में ना, कंपनी टाइप ऑफ फॉर्मेशन। जो मेरी जी कंपनी है उसमें ये है कि मेरी वो कह लें कि जैसे फराज भाई की है, हम्म, एंजल unternehmen mit eintragung है कि मैं खुद अच्छा प्रोप्राइटर हूँ, उसका मालिक हूँ। तो लेकिन ठीक है, उसी मैं उतनी देर तक बैंक में अकाउंट कंपनी के नेम से नहीं खुलवा सकता जब तक मेरी जी कंपनी बाय कोर्ट से रजिस्टर्ड ना हो। तो बिल्कुल वैसे मेरा बैंक अकाउंट एक्टिव है, मेरे पास 3-4 क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन वो मेरे पर्सनल नेम हम्म, से हैं। जिस टाइप बिल्कुल की मैं कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जा रहा हूँ उसमें मेरा बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड तब ही खुलेगा जब मेरे पास वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होंगे। देखें, तो आपकी भी प्रेफरेंस यही होगी कि आपका जो डिपॉजिट और चार्ज मेथड है या बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो आपके बिजनेस अकाउंट में जाएं, बिजनेस बिल्कुल। बैंक अकाउंट में जाएं, हाँ, क्योंकि आपकी भी टैक्सेशन इजी हो ना कि कॉम्प्लिकेटेड हो। तो बिल्कुल इसलिए प्रेफर क्योंकि प्रेफर यही किया जाता है कि आपकी बिजनेस डिटेल्स पे आपका बैंक अकाउंट आप ओपन करके वही अटैच करें, तो चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि कुछ चेंज नहीं होगा, आपकी सारी डिटेल बैंक डिटेल्स भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो है वो जाहिर है कंपनी भी आपके नाम पे है, तो आपकी पर्सनल डिटेल्स पे अकाउंट होगा तो वो कंपनी पे अपग्रेड हो जाएगा, वो भी इशू कोई भी नहीं है।
बट चलें। ये अब आपने अपनी जो है वो देखना है, कन्वीनियंस देखनी है कि मेरी कन्वीनियंस किस में है। ठीक है, आप बार बार इस प्रोसेस में जाना चाहते हैं या वन टाइम आप कहते हैं सारी डिटेल्स आ जाएं तो मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लूं। तो ये सही। डिपेंड करता है आप पे। हाँ जी, इस बिल्कुल ठीक हो दोनों गया, थैंक दोनों प्रोसेस ठीक है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा था ना कि मतलब मैं वेट करूं या मैं अभी इंडिविजुअल प्लान स्टार्ट कर दूं और फिर मैं कन्वर्ट कर लूं। तो क्योंकि इसलिए मैंने पूछा कि कितना टाइम लगता है ना, कि अगर एक दिन 2 वीक 1 वीक का काम है तो बंदा कहता कोई बात नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैं सारे स्कैन करके वो अपलोड कर दूंगा और बाकी चीजें वो हो जाएंगी। लेकिन अगर वो जैसे 2-3 माह का काम है, फिर बंदा सोचता है कि नहीं मैं स्टार्ट कर लूं, जो जो चीज वो स्टेप वाइज मुझे पूछ रहे हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आता रहे वो मैं उनको अपडेट करता रहूं और वो आगे से स्टेप वाइज चलता रहे ना, नहीं इसलिए नहीं, मैंने पूछा। स्टेप वाइज नहीं, वो डॉक्यूमेंट सारे वन टाइम ही आपसे लेते हैं। अगर बिजनेस डिटेल पे बना रहे हैं तो बिजनेस रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट वो आपसे लेंगे। तो बाकी ये 2-3 माह का प्रोसेस नहीं होगा, ये विद इन मंथ जो है ना आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी विद इन मंथ भी हम उसे कहते हैं जिसने कंपनी फॉर्मेशन वगैरह सारी कंप्लीट करनी हो, आपकी अगर कंपनी फॉर्मेशन कंप्लीट होके आ जाती है ना, सब कुछ आ जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 10 to 15 डेज में मेरा अमेजोन अकाउंट रेडी हो जाएगा। चलें अगर बस फिर नॉर्मल, ठीक। जी नॉर्मल सिचुएशन है। अगर आप Q4 में जाएंगे फिर आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी अच्छा, ये एक्सपेक्ट क्यू के किया बारे जा में, सकता है। ये क्यू जी आपने जैसे कहा कि क्वार्टर क्या है, कि जैसे क्यू कैसे Q4 है, अब कैसे चल रहा है, क्योंकि अब तो जुलाई है, या वो जी अमेजोन डिफरेंट काउंट मैं, करता है? हाँ मैं नहीं नहीं, डिफरेंट नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर Q4 होता तो आपका अकाउंट डिले में ज्यादा चांसेस है कि अकाउंट डिले में चला जाता। हाँ, अभी वो इस जब, सिनेरियो में जो है वो चांसेस हैं कि विद इन 10 to 15 डेज आपका डाटा ये सारा वेरीफाई हो जाएगा। चलें, थैंक यू जी। जी ठीक है जी, और किसी जी का कोई क्वेश्चन? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ऑनलाइन एर्बिट्राज और होलसेल से रिलेटेड है कि जी एक सेकंड, अच्छा एक मिनट। जी ठीक है जी, इस तरह हम कोई और क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर ले। सर मेरा क्वेश्चन प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है। जी तो सर प्रोडक्ट हंटिंग में मतलब आप जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो तो आप अपने कंट्री को ही प्रेफर करते हो या किसी भी कंट्री में को प्रेफर कर सकते हो? लेट्स से एक प्रोडक्ट है वो बाहर के कंट्रीज में मतलब जर्मनी या यूके उस साइड पे ज़्यादा वो चल रहा है या उसका यूज है, लेकिन आपके जी कंट्री में वो उस पर नहीं है, तो फिर आप उसको प्रेफर कर सकते हो? नहीं, इसमें देखें, आप जिस मार्केट में सेल करने जा रहे हैं आप उसी मार्केट के स्टैट्स देखेंगे ना कि उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। ठीक है, डिमांड तो आप उस मार्केट में देखेंगे। उसके बाद सेकंड फेज आ जाता है सोर्सिंग का, कि सोर्स आप कहाँ से करेंगे। डिमांड आप देखेंगे उस मार्केट में जहाँ आप सेल करना चाहते हैं, और सोर्सिंग आप देखेंगे उस मार्केट में जहाँ से आपको प्रोडक्ट जो है वो सस्ती मिल सकती है। ठीक है, कम से कम कॉस्ट में आपको मिल सकती है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑनलाइन एर्बिट्राज और होलसेल एफबीए का मैंने थोड़ा रिसर्च किया था। तो उसमें ऑनलाइन एर्बिट्राज में वो कहते हैं कि जी आपको कंपनी फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप एज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके, तो वही जो आपने अभी बताया कि इंडिविजुअल डिटेल्स पे डिटेल्स। आप मंथली सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं बिजनेस प्लान के थ्रू। तो उसमें ये हम कर सकते हैं कि जैसे अगर एक स्पेसिफिकली जब हमारा प्रॉफिट जनरेट होने लगे तो उसके बाद हम उसको आगे कंपनी फॉर्मेशन पे कंप्लीट चेंज करवा के तो हम एफबीए होलसेल में कन्वर्ट करवा लें। देखें, अब एक चीज सबसे पहले तो आपने समझनी है कि जो अमेजोन अकाउंट है ना, जी जी बिजनेस डिटेल्स और इंडिविजुअल डिटेल्स वो सेम है। अब उस अकाउंट पे चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करें, चाहे आप ऑनलाइन आर्बिट्रेज करें, चाहे आप पीएल करें, चाहे आप होलसेल करें, ठीक है। अब आपकी रिक्वायर आपने फिर देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो मैं पीएल करने जा रहा हूँ तो मैंने अपना ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्टर करवाना है। वो मैं कब रजिस्टर करवा सकता हूँ? जब मेरे पास कंपनी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, डेट मीन्स के पीएल में तो मुझे बिजनेस अकाउंट चाहिए। मैं पर्सनल डिटेल्स पे या इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट पे काम नहीं कर सकता पीएल में। अब हम आ जाते हैं होलसेल मॉडल में। होलसेल मॉडल में आपने क्या करना है, एज अ रीसेलर जाना है। रीसेलर आप होंगे तो आपने ब्रांड से कांटेक्ट करना है। जब ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करेंगे तो आपने
उनसे कांटेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड सबसे पहले पूछेगा बताओ आपका रजिस्टर्ड बिजनेस कहाँ रजिस्टर्ड है। ठीक है, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा तो आप शो कर सकेंगे कि मैं रीसेलर हूँ या रिटेलर हूँ। ठीक है, मैं मेरी ये वेबसाइट है, मेरा ये बिजनेस है, मैं इस बिजनेस के अंडर आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, कभी भी कोई ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर किसी इंडिविजुअल पर्सन को अलाउ नहीं करता कि आप मेरी प्रोडक्ट ये लें और अमेजोन पे जाएं या डिफरेंट मार्केट प्लेस पे जाएं और सेल करें। ठीक है, तो अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है देन ही वो आपको प्रोडक्ट देगा और नेक्स्ट वो अपने डॉक्यूमेंट में शो करेगा कि मैंने इस बिजनेस को इतनी प्रोडक्ट या इतनी इन्वेंट्री सेल की है। ठीक है, तो ठीक। उसमें टैक्सेस के इश्यूज होते हैं। मीन के होलसेल मॉडल में भी आप विदाउट कंपनी फॉर्मेशन या विदाउट बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप काम नहीं कर सकते। अब मॉडल आ गया हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आपने क्या करना होता है कि आप ऑनलाइन रिटेलर्स को ढूंढते हैं, रिटेलर से आप प्रोडक्ट लेते हैं, रिटेलर्स को पता ही नहीं होता कि आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए ले रहे हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उधर आप एज अ सिंपल कस्टमर जो होता है ना, सिंपल कस्टमर जैसे मैं जी रैंडम जी जी। कस्टमर हूँ, मैं जाऊँगा मैं प्रोडक्ट बाय कर लूँगा। ठीक है, एज ठीक। अ सिंपल कस्टमर आप जाते हैं, जाकर प्रोडक्ट बाय करते हैं ड्रॉप शिपिंग में और वो डायरेक्टली कस्टमर को भेज देते हैं। अब इस सिनेरियो में आपको बिजनेस रजिस्टर करवाने की बाय लॉ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बाय करने के लिए या कहीं भी शो करने के लिए जो है ना, आपने दिखाना ही नहीं है कि मैं प्रोडक्ट लेके आगे सेल कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें यूएसए में तो अगर जाएंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे करते जाएं। अब ठीक यूरोप है। की मार्केट्स में अगर तो आपने कल को दिखाना है या वो अपने अकाउंटेंट से डिस्कस करेंगे कि मैं इंडिविजुअल डिटेल पे सेलिंग करूं, तो कल को जो वैट कलेक्शन या वैट सबमिशन है या मैं डिफरेंट रिटेलर्स को वैट दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, वो मैं कंपनसेट कर सकूंगा। अगर तो आप उस कंट्री में वैट को रिजॉल्व कर सकते हैं तो आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे ड्रॉप शिपिंग करते जाएं, आपको कोई इशू नहीं। यूएसए में तो आप कर सकते हैं, बाकी यूरोप हम्म। में कुछ जो है लीगैलिटीज हैं, उसमें आप अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं। अगर वो आपको कहता है ठीक है आप कर लें, मैं आपको वैट के इशू रिजॉल्व कर दूंगा, तो आप करते जाएं। अदरवाइज आपको बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा ड्रॉप शिपिंग के लिए। अब ऑनलाइन आर्बिट्रेज भी, पहले यूएसए की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्रेज में भी आप क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में आप एक एक यूनिट बाय करके डायरेक्ट कस्टमर को भेज रहे थे। ऑनलाइन हम्म। आर्बिट्रेज में आप क्या कर रहे हैं कि 10-10 15-15 यूनिट्स किसी फिजिकल स्टोर से उठा रहे हैं, किसी ऑनलाइन स्टोर से उठा रहे हैं, कि जहाँ से सस्ती मिल रही है आप उठा रहे हैं। लेकिन उस स्टोर को आप ये नहीं बता रहे कि मैं जो है वो बिजनेस, आपकी मर्जी है, आप उसे बताना चाहते हैं बताएंगे तो मे बी वो आपको टैक्स एग्जाम्पशन दे दें। आप नहीं बचाना चाहते आप उसे टैक्स पे करें, प्रोडक्ट बाय करें, अमेजोन पे सेल कर दें। ठीक है, ठीक। तो ये ठीक। आपकी प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, ठीक है। इसे मजीद आप स्टडी करें, डिफरेंट वीडियोस देखें तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बट ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्रेज यूएसए में आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे कर सकते हैं। यूरोप में आप अगर वैट के इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं फिर भी आप कर सकते हैं। अमेजोन की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्रेज में बिजनेस डिटेल्स लेके आएँ। अच्छा। लेकिन आप मार्केट से जब बाइंग करते हैं ना, तो उसमें आपको टैक्सेस के या वैट के इश्यूज होते हैं, तो वो अगर रिजॉल्व हम्म। कर सकते हैं तो फिर आप जो है जिस मर्जी डिटेल्स या जिस मर्जी एक लाइन के सही। साथ जा सकते हैं। अच्छा, amazon पीएल में आपने एक बुलेट में लिखा हुआ था कि बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अ सक्सेसफुल प्राइवेट लेबल इज amazon बेसिक्स। तो इससे ठीक है, बेसिक्स से मतलब क्या आपका है? अच्छा इसमें वो बेसिक एग्जांपल थी कि मैं अगर मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं अगर पीएल करने जा रहा हूँ तो क्या जी। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर में खुद ही करूँगा, मोस्टली लोगों का हम्म। ये क्वेश्चन होता है। हम्म। तो ये उस वजह से एग्जांपल ऐड की हुई थी कि अमेजोन भी अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करता है। ठीक है, उसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब अमेजोन बेसिक्स भी अमेजोन का एक ब्रांड है, वो अच्छा। पीएल कर रहा है। ठीक है, प्राइवेट लेवल का बिजनेस कर रहा है अमेजोन पे, बट वो सिंगल प्रोडक्ट भी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। वो क्या करेगा, चाइना से, पाकिस्तान से, डिफरेंट कंट्री से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएगा, बट जब वो सेल करता है ना, सेल करने पे उस प्रोडक्ट पे अपनी ब्रांडिंग कर लेता है। ठीक है, जब अपनी ठीक। ब्रांडिंग करता है डेट मीन्स कि वो अपने नाम के अंडर या अपने ट्रेडमार्क के अंडर सेल कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। ठीक है, सब कुछ अगर कोई भी इश्यूज होता है तो उस ब्रांड की प्रोडक्ट की क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल है और उसके पास राइट्स हैं कि वो सिर्फ अपने नाम के अंडर सिर्फ वही सेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई और पर्सन उसकी परमिशन के बगैर
उस ब्रांड के अंदर नहीं सेल कर सकता। तो आया आप मैन्युफैक्चरर हो या ना हो, आप पीएल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी किसी और का भी क्वेश्चन? जी मेरा अगेन क्वेश्चन है कि हमद भाई, इस तरह हो सकता है कि अगर मैंने अपने मेरा पीएल अकाउंट भी है और वो मेरी प्रोडक्ट चल रही हैं, और उसके साथ साथ मैं कहूँ कि मैं एफबीए भी मैंने करना और मैंने ड्रॉप शिपिंग भी करनी है, तो उसमें कोई अमेज़न तो नहीं कोई मसला क्रिएट करता कि अगर एक चीज़ का कोई प्लान वो मसला बने तो वो अकाउंट ही सारा बंद हो जाए या डीएक्टिवेट कर दें? अच्छा, अमेज़न इस की तरह तरफ लोग से करते हैं या नहीं करते? जी मैं वो दोनों सिनेरियो आपको बता देता हूँ। अमेज़न के एंड से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चारों बिजनेस मॉडल करना चाहते हैं आप कर लें। लेकिन आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप देखते हैं कि ये बिजनेस कितना रिस्की है और ये बिजनेस मॉडल कितना सेफ है। अब एक बिजनेस मॉडल है पीएल है, वो 100% सेफ है। उसके साथ आप कंबाइन कर देते हैं ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। अब ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो है वो आप कह रहे हैं 40% रिस्की है, 50% रिस्की की है। ये डिपेंड करता है आपकी बीए की एक्सपर्टीज पे भी, कि उसके पास कितना टेक्निकल नॉलेज है, वो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता है। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा एक लॉन्ग टर्म एसेट या बिजनेस प्लान जो जिसमें मैंने $10-15,000 या यूरो की इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर मैं एक रिस्की मॉडल लेके चलूँ, जिसका मुझे नहीं पता कि वो 4-6-7 मंथ में अमेजोन अब्रप्टली कहे कि आपने मेरे रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन की है, मैं आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप ठीक। उसमें चांसेस हैं कि आपका अकाउंट फिर रीइंस्टेट हो जाए, आप अपील्स अमेजोन को सबमिट करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाए, बट वो मे बी 1-2 मंथ लगेंगे। लेकिन 1-2 मंथ में आपका बिजनेस जो पीएल का भी है ना, वो भी सस्पेंड हो जाएगा, वो भी आपका बिजनेस जो है स्टेक पे चला जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप होलसेल और पीएल को साथ साथ ले चलें, दोनों मॉडल से भी सेफ है। आप ऑनलाइन आर्बिट्रेज और ड्रॉप शिपिंग को अलग मॉडल पे ले जाएं। इसमें फिर ये है कि आप लेट्स से कि दोनों मॉडल्स पे या डिफरेंट मॉडल पे काम करना चाहते हैं, आप किसी रिलेटिव का अकाउंट बना लें, उसके अकाउंट पे आप बिजनेस स्टार्ट करें। किसका किसका अकाउंट बना लें? किसी रिलेटिव का बना लें, किसी पाकिस्तानी डिटेल्स में किसी पर्सन का बना लें। नहीं, लेकिन अगर मैं जर्मनी में करना चाह रहा हूँ वो तो फिर मैं नहीं कर सकता ना? नहीं हो जाएगा, वो आपका ना वाया यूके होता है कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे किसी पर्सन की कंपनी बनवाएं यूके में, और यूके में जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप जो है जर्मनी में वैट अप्लाई करें और जर्मनी में सेलिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी आप जर्मनी में सेलिंग कर दें। तो इसका मतलब ये है कि मैं एफपीए कर सकता हूँ और ड्रॉप शिपिंग या जो आर्बिट्रेज ये नहीं कर सकता? मतलब अवॉइड करें, कर सकते हैं, हम्म, अमेजोन के एंड से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये मॉडल्स आप इन मॉडल्स को मिक्सअप ना करें, आपके लिए रिस्की हो जाएगा साथ ही लिए। ठीक हो गया। एक बिजनेस डिस्टर्ब होता है तो दूसरा भी आपका ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि अगर हम एफबीए करेंगे, कंपनीज को लिखेंगे कि जी या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे कि हम पहले अमेजोन पे सर्च करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो सेल हो रही है। सारा एनालिसिस करने के बाद हम वो प्लेटफॉर्म हमें अमेजोन प्रोवाइड करेगा कि हम इन डिस्ट्रीब्यूटर से या इन कंपनी से या मैन्युफैक्चरर से रब्ता करें, या कोई उसके अलग से प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हमें पढ़ाएंगे आप, या वो नहीं कैसे पता चलेगा? वो तो होलसेल मॉडल है ना, वो होलसेल मॉडल में चीज़ें सारी आएंगी। ये मैंने आपको इसलिए इंट्रोडक्शन दिया हर मॉडल्स का, कि आपको पता हो कि आप अमेजोन पे वर्किंग कर रहे हैं, आपको पता हो कौन कौन सा मॉडल इस टाइम अमेजोन पे चल रहा है और आप किस मॉडल में जा रहे हैं, आपकी पे क्या प्रायोरिटीज हैं, और जो है आप किस मॉडल में एनरोल हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से मैंने आपको बताया कि आपको चारों मॉडल्स का आइडिया होना चाहिए कि वर्क कैसे करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे सिर्फ पीएल के लिए, वो होलसेल का जो है ना वो प्रॉपर जैसे पीएल का कोर्स होगा इतना ही लेंथी होलसेल का भी कोर्स है, वो टोटली डिफरेंट टाइप से। अच्छा अच्छा, चलें वो फिर आपसे जब वो आप ऑफर करेंगे फिर वो भी सीखेंगे। पहले ये नहीं पीएल वाला कर लें। वो भी साथ साथ चल रहा है, आप ये कंप्लीट कर लें, सो नेक्स्ट आप उसमें भी जा सकते हैं। चलें ठीक, थैंक यू जी। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है?
अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। ये फर्स्ट सेशन है तो मैं भी चाहूँगा कि चलें इसे हम 2 घंटे तक तकरीबन हम रखें। नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा, मैं कोशिश करूँगा कि 2.5 आवर में सेशन नेक्स्ट हमारा क्लोज हो जाए। तो बट अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि नेक्स्ट क्लास जो है ना वो हमारी शायद बल्कि कंफर्म है कि वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड ज़्यादा हो। उसमें मीन कि मैं सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा थारोली, बल्कि उसमें आपके साथ वीडियोस वगैरह शेयर कर दी जाएंगी। प्रोडक्ट रिसर्च का सेशन है तो उसमें आपके साथ मैं वीडियोस शेयर कर दूंगा। आपने वो वीडियोस देख के फिर क्लास में आना है, ताकि आप क्लास में आके मैं जस्ट ओवरव्यू करूंगा क्लास को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जिस पर्सन को अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या किसी स्टेप पे इशू है या उसे कोई टूल्स नहीं समझ आया, तो वो फिर हम क्लास में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आई थिंक कि हम ज़्यादा जल्दी लर्न भी करेंगे और चीज़ों को जो है वो पिक भी जल्दी करेंगे। ठीक है, उसमें ये है कि अगर मैं आपको क्लास में ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ तो वो हमारा अराउंड 3 घंटे का, 2.5-3 घंटे का एक सेशन हो जाएगा। तो फिर हर बंदा जो है ना वो इतने लेंथी सेशन में फर्स्ट्रेट भी हो जाता है और चीज़ों पे उतनी ग्रिप नहीं आती। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करें। आप ऑलरेडी वही मटेरियल मैंने आपको दोबारा जो है वो बोल के बताना है, तो इससे बेहतर है कि हम वो टाइम जो है डिस्कशन पे ले लें। आप ये वीक है आपके पास, बल्कि आपके पास 2 वीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च की हमारी 2 वीडियोस हैं, दो सेशंस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है सैटरडे को ईद का भी है। तो मे भी हमारा सेशन जो है नेक्स्ट वीक हम ना कंडक्ट करें, फिर इस सेशन की ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च पे मूव करेंगे। तो अगर इसमें किसी पर्सन को इशू है इस मॉडल में, तो वो डिस्कस कर सकता है, या अपने व्यूज वगैरह अगर कोई शेयर करना चाहता है तो वो शेयर कर सकते हैं। ये मेरा ये है इसमें कि नेक्स्ट सैटरडे को तो हमारे भी इधर ईद होगी जर्मनी में, तो जी वो तो क्लास अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी बात ठीक बिल्कुल। है। आप जी आप पाकिस्तान में भी संडे को शायद ईद होगी या जी बिल्कुल। तो वो तो कोई बात नहीं है। जर्नल में अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं कमेंट्स दे सकता हूँ कि जी प्रेजेंटेशन के ना ओवरऑल आप कहें तो मैं जी बता देता हूँ। जी कर दें, कोई इशू नहीं। इसमें जो मुझे थोड़ा सा लैकिंग हुई जी है कि जी मतलब कि इंफॉर्मेशन आपने सारी दी है, बड़ी ठीक डिटेल है। से दी है, जी लेकिन उसमें आपकी वही बात है कि इसमें ना एज ए समरी अगर मैं कहूँ ना कि मैं बाद में वीडियो सुनूं या मेरे पास एक समरी स्लाइड आए कि जैसे जी आपने पहले बता दिया कि जी ये 3 मॉडल हैं। जी अब इन 3 मॉडल का मतलब मैं हूं तो एंड पे एक समरी दिखाऊं कि जी ये 3 मॉडल हैं और ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें मनी चाहिए, इसमें मनी कितनी हम्म चाहिए, इसका ये हम्म एडवांटेज है, जैसे आपको पता ना कि टेबलर फॉर्म में एक समरी हम्म पॉइंट आ जाता है कि नेक्स्ट जी टाइम अगर मैं देखूं, मुझे वो 2 घंटे की वीडियो ना देखनी पड़े, मुझे पता चले जी कि मैंने समरी में अच्छा अगर मैं पीएल पे हम्म जाऊंगा तो ये एडवांटेज है और ये इसका हम्म साथ ही पता चले कि ये डिसएडवांटेज है। अगर मैं अमेजोन एफबीए में हम्म जाऊंगा या वो मर्चेंट वाले में जाऊंगा तो उसमें ये फायदा है, ये नुकसान है। तो उसमें ये है कि आपका भी टाइम बच जाएगा और हमें रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी। उसमें कोर्स मटेरियल के अगेंस्ट फिर हम देख सकते हैं कि लेट्स से कि इसमें ना मैं फिर ऐसे करूँगा कि नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको लिंक्स दे सकता हूँ कि ये लिंक्स हैं, आपने एफबीए के बारे में पढ़ना है, वो इस लिंक से जाकर स्टडी मटेरियल मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम क्लास में जस्ट पॉइंट्स हों हमारे पास और उस चीज़ को डिस्कस करें, ना कि हम मीन के एक एक जो टेम्पलेट लिखी हुई है उसी को पढ़ते जाएं। तो हाँ, वो भी आपका भी मेथड ठीक है, वो उस पर भी वर्क हम कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। जितनी वो लेट से कि मैं जैसे नोट्स होते हैं ना कि टीचर्स के हम मोस्टली नोट्स पढ़ लेते हैं, तो नोट्स पढ़ने से हमें बिल्कुल वो एग्जैक्ट वो पॉइंट नज़र आता है कि ये पॉइंट है, एफबीए होलसेल है, इसका ये बेनिफिट है, ये ड्रॉप है। वो फिर जस्ट एक पॉइंट ध्यान में बैठ जाएगा कि यही हो सकता है। जब आप स्टडी मटेरियल को अगर पढ़ लेंगे तो उसमें आपको मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें और भी कवर हो जाएंगी।
तो मैं फिर स्टडी मटेरियल आपको साथ दे सकता हूँ कि मुझे लगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं उस स्टडी मटेरियल के आपको लिंक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ एट द एंड ऑफ क्लास, या मीन के सी जो है ये प्रेजेंटेशन, तो वो आई थिंक ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। हाँ हाँ, चलें ठीक है। मतलब मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ये जो डिटेल आपने दी है ये सही नहीं दी, या इसमें जो इंफॉर्मेशन स्लाइड, इट्स वेरी नाइसली डन, कि एक जैसे टॉपिक वाइज अगर आपका एक टॉपिक खत्म हो गया ना, तो उसके एंड पे उसी टॉपिक से रिलेटेड जो समरी पॉइंट है ना, वो मतलब एक स्लाइड आप ऐड कर लें कि जी ये 3 मॉडल थे, ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं एज ए समरी, जो मैंने समराइज किया सारा। तो वो कंपैरिजन आप देख कंपैरिजन, लीजिए हाँ थोड़ा। कंपैरिजन स्लाइड वो जैसे होती है अच्छा, ना, तो ये मेरा ठीक है, था। बाकी आपका तो वो भी बहुत ठीक अच्छा है। है। हाँ, जी वो भी ठीक है, वो चलें लेटर ऑन, ये है कि आपकी सुजेशन से ही हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने पॉइंट नोट किया तो नेक्स्ट टाइम हम जो है इस पे भी वर्क कर सकते हैं। हाँ, तो ये हम चीज़ें साथ साथ नोट करते रहते हैं कि हमें जो है वो क्या उसमें रिकमेंडेशंस या क्या सजेशंस आए हैं, तो उसके साथ साथ हम चीज़ें जो है वो नोट करते रहते हैं। चलें, इंशाल्लाह थैंक हम यू। इसे इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, क्यूरी या जी कंसर्न? जी आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं एज अ वीए पीएल के लिए आई थी, तो उसी कॉन्सेप्ट जी से मैं सारा पीछे प्रीवियसली नो हाउ करके आई थी, तो ओवरऑल बहुत ठीक है। अच्छा है। मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी थी कि आप कह रहे थे कि आगे जो आप टास्क देंगे, तो अभी उससे पहले आप हमें पीएल मतलब एज अ वीए हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, तो हमें डिफरेंट टूल्स चाहिए होंगे, लाइक जी प्रोडक्ट हंटिंग और उसके रैंकिंग उसके लिए। तो वो टूल्स पे हम अभी खुद ही थोड़ा बहुत देखें, या आप पहले उस पे डिटेल हमें बताएंगे, लाइक कीपा है, हीलियम 10 है, क्योंकि इनका नो हाउ थोड़ा मुझे है कि इन पे ठीक सर्चिंग है। कैसे करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग तक सिर्फ थोड़ा बहुत जो मैंने एक वीडियो ठीक है। से नो हाउ किया था, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन उसमें करते, वैसे ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत जी जी जी, उसमें जो है वो टॉपिक वाइज मोस्टली चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो टॉपिक से हट जाए ना तो फिर सेशंस बहुत लेंथी हो जाते हैं। तो इसमें जी यह है कि आपके साथ जो वीडियोस शेयर की जाएंगी ना नेक्स्ट प्रोडक्ट जी रिसर्च की, इसीलिए हम एडवांस में वीडियोस शेयर कर देंगे ताकि वो देखें आप, उसमें जी टूल्स भी होंगे। तो आप टूल्स बाय करना चाहें आप बाय भी कर सकते हैं, मतलब टूल प्रोवाइडर पे नंबर वगैरह जो है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, बल्कि सीनियर्स भी हैं ठीक ऑलरेडी है। भी शेयर होंगे, वो भी जी मैं कर देता हूँ शेयर। तो हमें सिर्फ जो है ना हीलियम 10 चाहिए होगा। आप हीलियम 10 की वीडियोस भी देख सकती हैं यूट्यूब पे कि हाउ टू यूज़ हीलियम 10 जी फॉर प्रोडक्ट रिसर्च। तो ये सेशन वाइज, जैसे हीलियम 10 हमारा लिस्टिंग क्रिएशन में भी यूज़ होता है, तो हम्म, उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, और उसमें ये है कि काफ़ी सारे टूल्स हैं हीलियम 10 के अंदर भी। तो जी उसमें फिर ये है कि आप क्लास वाइज जो टूल जिस क्लास में यूज़ होना होगा वो फिर मैं बता देता हूँ कि ये टूल आपने ऐसे ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ठीक रिसर्च में जो है इसमें कीवर्ड रिसर्च होती है, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा कि हीलियम 10 को यूज़ कैसे करना है। बाकी बाइंग के लिए आप नंबर शेयर कर देंगे। ठीक है। आई और वो थिंक ये आपको इस साइट ठीक या है। कोई लिंक आप कह रहे थे कि वहां से जाके मतलब एक काइंड ऑफ असाइनमेंट के लिए आपने अभी कहा था, वो भी शेयर कर जी दीजिएगा। ठीक है। वो मैं असाइनमेंट के लिए ना कुछ टॉपिक्स या कुछ सारी टर्म्स होंगी जो मैं ठीक है। आपके साथ ना वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है। थैंक यू। चलें, अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास की अनाउंसमेंट भी जो है वो ग्रुप में हम कर देंगे। नेक्स्ट क्लास वैसे होगी तो नहीं नेक्स्ट सैटरडे को, उससे नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज।